बत्ती बंद कर बैटरी डाउन हो जाएगी तो कोई धक्का मारने वाला नहीं आएगा गाड़ी को। ये सही बात है कि फुटपाथ के पहले सीन के लिए आपको 35 टेक करने पड़े थे? 40 टेक देने पड़े मुझे। 40 थे जी, और फिर भी शूटिंग खत्म नहीं हुई। आपका मन था नहीं, आप कैमरे के उस तरफ थे, फिर ये एक्टिंग का सिलसिला कैसे? ये गलती मैं भट्ट साहब को या इसकी जो भी है, क्या करते थे आने से पहले? आवारागर्दी। मुकेश भट्ट जी मुझे देखते थे कहीं अपने दोस्तों के साथ खड़ा है 7-8 लड़कों के साथ। आप कह रहे हैं कॉलेज में नहीं सीखा, आपके जानने वाले कह रहे हैं कि आपने शामक डावर की क्लास में भी नहीं सीखा। वो तो मैं एक्चुअली डांस सीखने के लिए गया नहीं था। क्या करने गए? गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए गया था वहाँ। काफी गंभीर प्रोजेक्ट साउंड और कर मुझे रहा है। निकाला भी गया था। ये तो डांस सीखने नहीं आया, इनको निकालो यहाँ से। गजब बेइज्जती। गुजरात और राजस्थान के गांव में ये अफवाह उड़ रही थी कि झलक दिखला जा गाने से भूत आ जाते हैं। हाँ, वो तो सुना है मैंने। अब पता नहीं भूत आए नहीं, मैंने तो कभी कोई भूत ऑफ कोर्स नहीं आए होंगे। भूत होते मैंने भी तो कोई भूत नहीं देखे। देखना चाहूंगा अगर ऐसा कुछ हो तो। आशिक बनाया आपने वाला गाना है, उससे पहले आपने खाया क्या था? मैंने च्युइंगम खाया था उससे पहले। तो वो ऐसा गाना था जिसको छिप छिपा के देखना पड़ता था। उस जमाने में पापा लोग आ जाते तो चैनल बदलना पड़ता था। चैनल क्यों बदले? हो सकता है पापा को देखना हो तुम चले जाते। आप मेरे व्यूअर्स को ये बताएं, उनको स्क्रीन पे देख के ऐसा लगता है कि यार एक्टर्स को तो बड़ा मजा आता होगा, इंटीमेट सीन करते हैं। It's not a fun thing. It's like shooting any other scene. इमरान हाशमी है, हॉट सीन तो होगा ही। या वो एक परसेप्शन था और मैंने बहुत सारे ग्रे शेड्स प्ले किए थे कैरेक्टर्स। लोगों को लगने लगता है वैसा। पर आपकी गर्लफ्रेंड ने तो खून निकाल दिया था आपकी बांह से। निकाल लिया था जी। क्या हुआ था? मैंने कहा नहीं था किस टोनालिटी की फिल्म है, क्योंकि अगर मैं कहता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता। कॉफी विद करण के चौथे सीजन में आपका एक एपिसोड आता है और उससे खूब सारी कंट्रोवर्सीज। जी। आपसे सवाल पूछा गया कि मैं वर्ड बोल रहा हूँ, आपको क्या ध्यान आता है? सवाल पूछा गया प्लास्टिक यू सेड ऐश्वर्या राय। जी। डू यू रिग्रेट दैट? आई रिग्रेट इट। कभी आप मिले ऐश्वर्या राय से या आपने अपना पक्ष रखने की कोशिश मैं की? उनके वैन के बाहर 3 घंटे तक खड़ा रहा हूँ देखने के लिए। बहुत बड़ा फैन था मैं उनका। सलमान खान के साथ काम करके कैसा लगा? क्या वो सच में बहुत लेट आते हैं सेट पे? ईमानदारी से कहूँ तो मैं कभी स्क्रीन पे कैप नहीं पहनूंगा। मैं चाहूंगा कि ऑडियंस मेरा पूरा चेहरा देखे और रिकॉर्ड के लिए हिमेश रेशमिया के एक्टिंग करने से मुझे डर नहीं लगता। ये आपका स्टेटमेंट है। ये मैंने कहा था जी। मैंने कब कहा था? आई कोट वर्बेटम, ये जब उनकी फिल्म आने वाली थी तब आपका स्टेटमेंट आया। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, ये ललन टॉप बैठकी है। आज हमारे मेहमान हैं इमरान हाशमी। हम सब की उनके साथ बहुत बेतरह यादें जुड़ी हुई हैं, जिसमें पहला रोल है गानों का, दूसरा उस टैग का जिनसे वो बहुत ही जस्टिफाइड ढंग से नफरत करते हैं अब, क्योंकि उसी टैग के इर्द गिर्द उनकी इमेज को बांधने की कोशिश की गई। तीसरा एक फादर और ऑथर का रोल, जिसमें उन्होंने अपने बेटे की कैंसर से लड़ाई पे किताब लिखी। चौथा उस राइटर का रोल जिसका हम अब तक इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वी हैव बीन टोल्ड कि उनकी महेश भट्ट के साथ पहली जुगलबंदी राइटिंग को लेकर ही हुई थी। 2012 से ऑनवर्ड्स उनके कई एक इंटरव्यूज़ में इस बात का जिक्र भी आया। पांचवा रोल जिसका इंतज़ार है वो है उनके डायरेक्टोरियल डेब्यू का रोल, जिसके कुछ पोस्टर्स वगैरह आए हैं, लेकिन उसके आगे के अपडेट्स हमें अभी तक नहीं मिले हैं। उनकी एक सीरीज़ आ रही है, सीरीज़ का नाम शो टाइम है। इसके कुछ एपिसोड आ चुके हैं, बाकी अब आ रहे हैं। उसमें इमरान हाशमी मेन रोल में है, रघु का किरदार है, नसीर साहब समेत कई उसमें नामचीन कलाकार भी हैं। उसी के प्रमोशन के लिए वो घूम रहे हैं। हम लोगों को मिल गया है उनका 1 घंटे का कीमती वक्त, तो हमने सोचा कि पोथा लेके बैठे और पूरा आगे पीछे के जितने हमारे आपके सवाल हैं सब बता लें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये हमारी टीम ने मार्क किया कि आपका शो टाइम में जो किरदार है उसका नाम रघु है। रघु है जी। और पहली फिल्म में भी आपका नाम जी, फुटपाथ में। हाँ, ये सही बात है कि फुटपाथ के पहले सीन के लिए आपको 35 टेक करने पड़े थे? हाँ, 40 टेक देने पड़े मुझे। 40 थे जी, और फिर भी शूटिंग ख़त्म नहीं हुई। मैं बोल नहीं पाया वो डायलॉग। और उस दिन एक सीन था जहाँ पे आफताब शिवदसानी एक गाड़ी के सामने है, वहाँ से हेडलाइट का बीम है मेरे चेहरे पर, तो मैं उनसे कहता हूँ कि बत्ती बंद कर बैटरी डाउन हो जाएगी तो कोई धक्का मारने वाला नहीं आएगा गाड़ी को। तो वो डायलॉग बोलते बोलते 40 टेक निकल गए, ठीक तरह से लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे मेरे मुंह से। बहुत डरा हुआ था मैं। किस बात का डर था? वो देखिए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। मैं एक्टिंग क्लास तो मैंने कर ली 1 महीने वाली। 1 महीने वाली, जो एक्चुअली इनफ नहीं था, रोशन तनेजा? काफ़ी नहीं था। रोशन तनेजा, आपने अपना रिसर्च किया है। थैंक यू सर, क्रेडिट गोज़ टू माय रोशन टीम। तनेजा के पास गया था, उससे पहले मैं गया था सत्यदेव दुबे जी के पास, जो पृथ्वी थिएटर में हुआ करते थे, और वहाँ पे मैं
वहाँ पे थोड़ा एक मैंने क्रैश कोर्स वहाँ भी किया था। तो ये कभी मेंटल प्रेप था नहीं कि सेट का एनवायरनमेंट कैमरे के इस साइड पर कैसा होगा। पहला शॉट हो गया, वाइड शॉट, लोगों ने तालियां बजा दी। फिर आया क्लोज़अप का शॉट। पता नहीं क्यों मैं इतना नर्वस हो गया, क्योंकि वहाँ दूर कहीं मेरी ग्रैंडमदर आ गई, मेरी आंट आ गई, भट्ट साहब आके बैठ गए वहाँ पे। वो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जो मुझे लगने लगा, तभी मैं ज़ाहिर भी नहीं कर सकता हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त। और फिर बस मैं बोल नहीं पा रहा था। 40 टेक हो गए, पैकअप करना पड़ा। रात की शूटिंग थी, 7 से 5 बजे सुबह तक। 2 बजे पैकअप हो गया था और मुझे लगा ये अभी बस मेरा मामला ख़त्म हो गया यहाँ पे, ये मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर गाड़ी तक जब मैं चल रहा था तो विक्रम भट्ट जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा। सेड दैट इट हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ देम ऑन द फर्स्ट डे। कल आना, सब ठीक हो जाएगा। भट्ट साहब का मैसेज आया रात को, सन दिस इज़ ग्राउंड ज़ीरो फॉर यू, द ओनली वे फ्रॉम हियर इज़ अप। घर वापस गया 3 बजे, मैंने कुछ 100 मरतबा वो एक डायलॉग किया होगा। शीशे के सामने खड़े हो गया? नहीं, वो सबसे बैड एक्टिंग होती है अगर आप शीशे के सामने करोगे तो। ओके। बस लिविंग रूम में चल के मैं डायलॉग कर रहा था। फिर जाके अगले दिन पहले टेक में ओके हो गया, बस उसके बाद नो लुकिंग बैक। इंटरेस्टिंग। तो आपका मन था नहीं, आप कैमरे के उस तरफ थे, फिर ये एक्टिंग का सिलसिला कैसे? ये एक्चुअली ये गलती मैं भट्ट साहब को या इसकी जो भी है, मैं उनको श्रेय दूंगा। क्योंकि मैं जब विशेष फिल्म्स में आया था तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा था। मैं एक फिल्म पे, कसूर फिल्म पे आए मैंने काम थे किया या था। लाए गए थे नुक्कड़ से पकड़ के? एक तरह से लाया गया था, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में कभी ये दूर दूर तक ख्याल नहीं था कि मैं कभी इंडस्ट्री में आऊँगा, ना कि डायरेक्शन में या एक्टिंग में। लेकिन क्या करते थे आने से पहले? मैं आवारागर्दी और मुकेश भट्ट जी मुझे देखते थे कहीं अपने दोस्तों के साथ। वो मेरे घर के पास ही रहते बांद्रा थे, में? बांद्रा में, पालील पे। तो वो देखते थे शाम से जब काम से वापस आ रहे हैं तो ये खड़ा है 7-8 लड़कों के साथ पान वाले की दुकान पे, और वो आके मेरी ग्रैंडमदर से कहते थे कि यार ये क्या कर रहा है, पढ़ाई तो अभी से ख़त्म होने वाली है। मुझे कुछ और करना था, मुझे एक्चुअली VFX सीखना था, 3D एनिमेशन और VFX सीखना था। बहुत सारे अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स में मैंने थोड़ा डैबल किया था। कैसे? जैसे एक वक्त पे मैं पायलट बनना चाहता था। फिर आपके फादर तो नहीं एयरलाइंस में? उनका कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, पर वो कार्गो में थे। वो कार्गो में थे, एयर इंडिया में थे। मैं पायलट बनना चाहता था। फिर एक समय था जब मैं बिजनेस में जाना चाहता था। मैं डोर टू डोर सेल्समैन बना, क्योंकि मुझे थोड़ा ग्राउंड लेवल अप से वो सीखना था। क्या बेचा? बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे वैक्यूम क्लीनर होते थे और छोटे छोटे आइटम्स। पूरा डेमो देते थे फिर कि कैसे काम करते? डेमो आपको देना है तो बाकायदा आपको थोड़े से पैसे दिए जाते थे, 50 रुपीज़। उसमें आपको एक थैला होता था, आपको जाके वो बेचना है, उस पर आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन उस 50 रुपीज़ में आपको अपना ट्रांसपोर्टेशन भी सेट करना है, आपको लंच भी खाना है, जाके आपको एक लोकेलिटी में जाके एक पिन पॉइंट करके जाके सारे होपफुली चीज़ें बेचकर आना है। और उसमें ये आपको कौन से साल की बात होगी? ये मेरे Late एक्चुअली 90s? सेकेंड ईयर BCom के वेकेशन में मैं बहुत कंफ्यूज था। और ये जनरली लेट 90s, अर्ली 2000? ये होगा 97 के आसपास। और आई थिंक जो जनरली हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग होती नहीं है, तो इतनी क्लैरिटी नहीं थी मुझे, मैं बहुत कंफ्यूज था। मेरे पेरेंट्स भी डरे हुए थे कि यार ये पता नहीं क्या करेगा आगे जाके, क्योंकि मेरी खुद की कोई क्लैरिटी नहीं थी मुझे क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। एक बार मुझे होटल मैनेजमेंट भी करना था, उसके लिए भी एक कोर्स किया था। उसका भी कोर्स किया? उसके भी कोर्स किया था मैंने। ये आपके साथ दिक्कत थी या आपके भाई कैल्विन के साथ भी ये इशू था? क्लैरिटी नहीं थी? नहीं, वो तो चले गए थे, लंदन चले गए थे। वो मेरे स्टेप ब्रदर हैं। अच्छा। वो लंदन चले गए थे और वो वहाँ पर ही काम कर रहे हैं। बट ये मेरे साथ शायद एक इशू थी। आई थिंक सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोग जो आई थिंक जनरली ICSE बोर्ड से निकल के कॉलेज में जाते हैं। मेरा एक्चुअली वो जो परसेंटेज था, कितना था? मैं जाना चाहता था साइंस में। हाँ। मेरी औकात थी कॉमर्स में जाने की, मुझे मिला था 70%। ICSE लेकिन मैं बोर्ड? चाहता था कि साइंस में जाऊं, क्योंकि वहाँ पे तो कट ऑफ 80% था, कुछ कॉलेजेस में 76-77 था।
बाय फंक्शन, क्योंकि मेरा परसेंटेज नहीं था तो मुझे कॉमर्स में जाना पड़ा। 5 साल मैंने ऐसे करिकुलम में मैंने सीखा जिसका शायद मुझे कभी एक्यूमेन कभी सोचा भी नहीं था मैं कभी बिजनेस करूंगा या कुछ। तो बहुत सारी कंफ्यूजिंग क्लास तो आप वैसे जाते ही नहीं थे, तो सीखते मैं कैसे? नहीं जाता था, क्योंकि कॉमर्स में आने के बाद कुछ क्लासेस वहाँ पे अटेंड करके मुझे लगा कि यार ये तो बस समझ में नहीं आ रही बात, आई एम नॉट कनेक्टिंग विद दिस। फिर पास कैसे किया एग्जाम? लास्ट मिनट स्टडी करता था मैं, रट्टा मारना। मेरा ये एक फंडा था, मैं सुबह में उठता था 3 बजे सुबह, और जो पेपर से कुछ दिन पहले मैं अपना रट्टा मारना शुरू करता था, एंड थैंकफुली मैं पास हो गया, स्क्रैप कर गया मैं कॉलेज। आयरनी ये थी कि जिस सब्जेक्ट में मुझे लगा कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए उसी में फेल हो गया एक बार, केटी मिल गई मुझे। तो मुझे केटी होता है री एग्जामिनेशन देना पड़ता है, फिर मैंने वो री एग्जामिनेशन दे के सब्जेक्ट याद है? वो था लॉ, तो वो उसमें मैं थोड़ा सा चूक गया। बट उसके बाद फिर आप फिल्मों में सीरियल लॉ ब्रेकर बन गए। हाँ, सीरियल लॉ ब्रेकर बन गया। और फिर खैर ये एक तरह से परवीन वहीं पे मिली थी? वो टाउन कोलाबा के पास, मरीन ड्राइव के पास कुछ कॉलेजेस थे वहाँ पे। मेरा कॉलेज सिडनम कॉलेज था, बी रोड पे, वो एचआर कॉलेज में थी। तो हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे, हम मिलते थे कॉलेज के बाद। मैं एनीवेज अपने कॉलेज नहीं जाता था, तो मैं अपने दोस्तों के कॉलेजेस में ही जाता था। तो वहीं परवीन भी मिल गई, और दूसरे दोस्त जो थे स्कूल से उनको मिला करता था, बट मैं अपने कॉलेज में नहीं जाता था। वाह। अभी कभी ऐसा हुआ कि जब आप फिल्म स्टार बन गए तो आपको आपके कॉलेज ने इनवाइट किया हो, फेमस एलुमनाई? या हुआ था, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं था, मैं नहीं जा पाया उसके लिए। बट या बहुत ही एक ऐसा समय था कॉलेज में जहाँ ज़्यादा सीखा नहीं मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉलेज लाइफ से। आप कह रहे हैं कॉलेज में नहीं सीखा, आपके जानने वाले कह रहे हैं कि आपने शामक डावर की क्लास में भी नहीं सीखा। वो तो मैं एक्चुअली डांस सीखने के लिए गया नहीं था। क्या करने गए थे? गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए गया था वहाँ। काफी गंभीर प्रोजेक्ट साउंड और कर मुझे रहा है। निकाला भी गया था 3 हुआ क्या क्लासेस था? के बाद, क्योंकि शामक दावर खुद आए थे वहाँ पर। वो कहा था कि ये इनको एक्चुअली इस समर में ये एक कोर्स कर रहे हैं, बिगनर का कोर्स, फिर अगले समर में इनको एक्चुअली इंटरमीडिएट में जाना चाहिए, लेकिन ये फिर से बिगनर में क्यों हैं? एक्चुअली वजह ये थी क्योंकि क्राउड चेंज होता रहता है, तो हमें नए लोगों से मिलना था। तो इसके लिए हम दूसरे क्लास में ही जा रहे थे। तो उसके 3 साल के बाद उन्होंने बोला कि ये तो डांस 3 साल बिगनर क्लास में गए आप? ये तो डांस सीखने नहीं आया, इनको निकालो यहाँ से। तो ऐसा था मामला। गजब बेइज्जती है। तो ये आपकी ये शौर्य की कहानियां सुन के परवीन जी की क्या रिएक्शन रहती थी? उनको कब पता चला ये सब? उनको अभी पता चलेगा इंटरव्यू देख के। अच्छा, उनको नहीं पता कि आप 3 दफा? थैंक यू फॉर दैट। अच्छा, तो किन किन फिल्मों में असिस्ट किया? कसूर में किया? कसूर में मैंने किया, वो मेरी पहली फिल्म थी। फिर उसके बाद राज फिल्म थी, उस पे आधी फिल्म पे मैंने थोड़ा काम किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। राज फिल्म के दौरान भट्ट साहब ने मुझसे कहा कि आई सी एन एक्टर इन यू। तो आज लाइक भट्ट साहब, आई डोंट सी एन एक्टर इन माई सेल्फ, व्हाट डू यू सी इन मी? तो बोला कि एक है तुम में एक प्रेजेंस है, मुझे लगता है कि तुम अच्छे एक्टर बनोगे। मैंने ये ऑफ़र उनकी कुछ 3-4 बार मैंने रिजेक्ट कर दिया कि मैं नहीं बनना चाहता। मैंने मेंटली कभी प्रेप नहीं किया है एक्टर बनने का, और ये मैं करूँगा नहीं। फिर फाइनली पता नहीं क्या हुआ, आई थिंक यही था, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि यार ये लाखों लोग एक्टर बनना चाहते हैं, यहाँ आपको ये चीज़ ऑफ़र की जा रही है, शायद आपको अच्छी लग जाए। एनीवेज आप इतने कंफ्यूज्ड हो आपके करियर के साथ, ये कोशिश कर लो, शायद दिस इज़ योर कॉलिंग, एक्टिंग शायद आपकी कॉलिंग हो। तो फिर मैंने भट्ट साहब को कहा कि ठीक है भट्ट साहब, आई एम रेडी टू बी एन एक्टर। और ये डिसीजन भी मुझे याद है, फिल्मिस्तान में जाके राज की शूटिंग में ही मैंने जाके वहाँ भट्ट साहब कमरे में जाके, विक्रम भट्ट भी थे, मैंने उनसे कहा कि बहुत डरा हुआ था, मैंने कहा कि भट्ट साहब आई एम नॉट मेंटली प्रेप टू बी एन एक्टर, बट ठीक है, अगर आपको कुछ लगता है कि मुझ में एक एक्टर है तो ठीक है, मैं आप बताइए क्या करना है। आपने अपने दोस्त मोहित सूरी से डिस्कस किया था? किया था जी।
तभी हम सब साथ में असिस्टेंट थे। मोहित फिर उसके बाद वो डेफिनेटली वो चाहते थे कि वो डायरेक्शन करे। मैंने अपने इसमें डिटूर बट यू आर गुड एडी, आई वाज एन ओके एडी, आई वुडंट से आई वाज यू हेटेड इट कि एक्टर्स को जाके उनकी वैनिटी से बुलाना। वैनिटी से, हाँ, मैं पता नहीं ईगो था या क्या था, मैं कभी किसी के वैनिटी में बाहर जाके वेट नहीं कर सकता था। मुझे नॉट दैट जो एक्टर्स थे उनके इतने स्टार टैंट्रम्स थे, बट पता नहीं मेरा कुछ था। तो मैं बोलता था, मोहित को बोलता था जाके बुला, मुझे बाहर वेट नहीं करना है। वो बोलेगा कि 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, तू जा बुला। फिर पहली फिल्म कौन सी तय हुई? पहली फिल्म एक्चुअली तय हुई ये जिंदगी का सफ़र, अमीषा के साथ। जिसमें गोविंदा साहब थे। मैं अपना रोशन धनीजा का कोर्स कर रहा था, 1 महीने का कोर्स कर रहा था, 3 महीने का कोर्स था। 1 महीने के बाद भट्ट साहब का फ़ोन आया, कहा कि गोविंदा अभी फिल्म में नहीं है, डेट के इश्यूज़ हैं, इज़ माई बॉय रेडी टू शूट फॉर द फिल्म? तो रोशन धनीजा ने कहा कि ही इज़ रेडी, और मैं वहाँ पे कांपने लगा, बोला कि मैं तो रेडी नहीं हूँ, मैं मेंटल प्रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे लगा कि ये फिल्म 6 महीने के बाद शुरू होने वाली है, मैं तो रेडी नहीं हूँ। भट्ट साहब ने बोला कि नहीं, यू विल नेवर बी रेडी, यू हैव टू जंप इन द डीप एंड एंड दिस इज़ द फिल्म, यू विल जंप इन द डीप एंड। लेकिन शायद, डेफिनेटली मैं रेडी नहीं था। अमीषा को खुद लगा कि ये बहुत रॉ है। क्या हुआ, क्या था? पता नहीं, उनको शायद लगा कि वो एक उनका नज़रिया है, उनको लगा कि मैं शायद पुल ऑफ नहीं कर पाऊंगा। देखिए, वो एक फिल्म के बाद आ रही थी जो एक हिट फिल्म थी, जो आई फॉरगेट द नेम, कहो ना प्यार है। हाँ, कहो ना प्यार है। तो वो खुद डरी हुई थी कि उनको चाहती थी कि वो कास्टिंग सही हो, उस कैरेक्टर की कास्टिंग सही हो। वो शायद चाहती थी कि एक ऐसा एक्टर आए उसमें जो जिसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो, ना कि किसी के पास जो एक्सपीरियंस है ही नहीं, जिसने सिर्फ 1 महीना किया है किसी एक्टिंग क्लास में। तो उन्होंने खुद जाके भट्ट साहब को कहा कि आई डोंट थिंक इमरान इज़ द राइट फिट। तभी मैं बहुत गुस्सा था, मैं बहुत गुस्सा आया मुझे उस चीज़ पर। अभी जब मैं लुक बैक करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार अमीषा शायद अपने नज़रिए से सही थी। क्या किया आपने गुस्से में? मैं उनके सेट पे पहुँच गया। मैं रोज़ देखता था शूटिंग वहाँ पे, ढीठ देखते थे कि घूरते थे बैठ के? घूरता भी था, देखता भी था, क्योंकि मैं फिर मैं ना क्लास कर रहा था। मैंने भट्ट साहब को कहा कि ठीक है, आप मुझे एक और चांस दीजिए, ऐसा नहीं है कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ, इनको लगता है कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ, ये इस कैरेक्टर के लिए फिट नहीं हूँ। और मेरे पास कुछ तभी तो एक्टिंग क्लास भी नहीं था, तो मैं जाके वहाँ पे शूटिंग देखता था। बोला कि आई वांट टू स्टे एंगेज्ड विद द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग। तो मैं रोज़ पहुँच जाता था। अब मैं असिस्टेंट नहीं था उस फिल्म पर, बस वहाँ पे शूटिंग देखने चला जाता था। फिर उसके बाद पहली फिल्म मैंने साइन की विशेष फिल्म के साथ, जो फुटपाथ थी, जिसमें ये प्रॉब्लम हुई 40 टेक्स की। और फिर उसके बाद रघु वाला कैरेक्टर था। रघु वाला कैरेक्टर। सो फिर ठीक ठाक, एटलीस्ट क्रिटिक्स कहते हैं ठीक ठाक काम किया मैंने फिल्म में। हाँ, फिल्म इतनी नहीं चली, लेकिन लोगों को मेरा काम बड़ा पसंद आया। और मैं भी थोड़ा ये देखना था मुझे कि एक परसेप्शन होता है ना कि आप खुद मेहनत करते हैं, लेकिन एक ऑडियंस की एक्सेप्टेबिलिटी भी होती है। मैं तब भी थोड़ा 2 माइंड्स में था कि यार ये परमानेंट चीज़ है मेरे लिए यहाँ पे इंडस्ट्री। फिर ये टर्निंग पॉइंट थी मेरी, जब मैं पहला दिन, जब मैंने पहले शो के लिए गया मेट्रो सिनेमा, एक बड़ा सिनेमा है बॉम्बे में, और वहाँ पे 100-150 लोग फिल्म देखने आए थे। 15 अगस्त को रिलीज़ हुई थी 2003, मेरा फर्स्ट जो फुटपाथ। और अगर आपने फिल्म वहाँ देखी हो, मेरा जो मेकअप था, शक्ल अगर मैं सामने से गुजर जाऊँ तो पता नहीं चलेगा कि ये सेम शख्स है, क्योंकि मेकअप ऐसा था, कुछ अजीब मैं दिख रहा था फिल्म में। मुझे लगा कि मैं चला जाऊँगा कैंटीन में, लोग पहचानेंगे नहीं, और मैं शायद वहाँ खड़े होकर सुनूंगा लोग क्या कह रहे हैं फिल्म के बारे में। मैं एक्चुअली खुद की तारीफ नहीं सुनना चाहता था, बी वेरी ऑनेस्ट। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मुझे पहचाना वहाँ पे कैंटीन में। माई फर्स्ट बोनाफाइड मॉब एक्सपीरियंस, फैंडम जो कहते हैं, वो मैंने चाहा मेट्रो सिनेमा में। अब मेरा ये बड़ा अच्छा है यार। इससे पहले मैंने ना ऑटोग्राफ दिया था किसी को, तभी तो ऑफकोर्स सेल्फीज भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो जो एक फीलिंग थी कि आप इस फिल्म से, अपने परफॉर्मेंसेस से आप ऑडियंस को मूव कर सकते हैं, उनका प्यार बटोर सकते हैं,
ये एक बड़ा हाई था मेरे लिए। सो मैंने बोला यार ये अच्छी जगह है। पर स्क्रीन पे नाम आता है फरहान, जी, फरहान हाशमी। फरहान ये इमरान और फरहान की क्या कहानी है भाई ये साहब? मेरी ग्रैंड मदर की देन है, क्योंकि जी। वो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास रखती थी। वो खुद अपने ज़माने में एक एक्ट्रेस थी और उन्होंने ये हमारी इंडस्ट्री में बहुत चलता है क्योंकि लक फैक्टर होता है ना, तो उसके साथ इनसिक्योरिटीज उनका भी नाम बदला था, पूर्णिमा हुआ है। पूर्णिमा वर्मा बदला था उनका। एक्चुअली ओरिजिनल नेम था मेहर, और वो इन चीज़ों में बड़ा विश्वास रखती थी, तो उन्होंने एक्चुअली मेरा नाम बदला था। दो ऑप्शंस थे, हम दो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए थे। एक ने कहा था फरहान, दूसरे ने कहा था मेरा जो ओरिजिनल नाम है वो इमरान है, EMRAN। तो एक ज्योतिषी ने कहा था कि इसमें एक A ऐड कर दो। तो फिर दूसरी फिल्म के बाद मैंने वही रखा, EMRAN, इमरान। आपको ऐसा लगता है पर्सनली अभी कि नाम के अक्षर में इंग्लिश के एक ए जोड़ दो, एक ए हटा दो, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, ये मैंने बस ये जो सीखा है, आई थिंक मेरी फैमिली से सीखा है। ये नहीं कह सकता हूँ कि उससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं। घर के लोग करते थे तो मैंने भी फॉलो किया। तो अगर आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछें तो उसके पीछे वो कहते हैं कि उसमें कुछ साइंस है। मैंने कभी इतना मैं डीप जाके उस चीज़ को मैंने स्टडी नहीं किया है, ना मैंने वो एस्ट्रोलॉजी। कहते हैं साइंस है, पर साइंटिस्ट कहते हैं ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। एग्जैक्टली, वो तो हमेशा डिबेट चलता रहेगा। जी, वो हमेशा डिबेट चलता रहेगा। और आप एस्ट्रोलॉजी के साथ भी अगर आप किसी साइंटिस्ट को पूछें, वो उस चीज़ को डिबंक करेंगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में भी कभी कभी बहुत सारी चौंकाने वाली चीज़ें हैं। जब वो आपका चार्ट पढ़ते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं उसमें। आप पढ़वाते हैं रेगुलर अपना मैं रेगुलर नहीं पढ़वाता हूँ, लेकिन सुना है लोगों से जब वो पढ़वाते हैं तो कुछ चीज़ें उस चीज़ में होती हैं जहाँ आपके लाइफ के फेजेस में कुछ प्रीसेट चीज़ें होती हैं। अब आपका इसका फ्लिप साइड डिबेट कर सकते हो कि एक्चुअली इट्स फ्री विल। फेट या डेस्टिनी कोई चीज़ नहीं होती है। आपके काम से, आपके कर्मों से आपकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी सेट होती है। नहीं, बहुत सारे इत्तेफाक भी होते हैं, कब आप किससे मिले, क्या ऑफर है, ऑफ कोर्स, राइट प्लेस द राइट टाइम। लक का एक फैक्टर वो किसी ने समझा नहीं है। वो एक ऐसी चीज़ है जो यू कांट पुट अ फिंगर ऑन इट, वो बात समझ में नहीं आती है। ये आपकी मेहनत से आपके पास शंघाई का रोल पहुंचा था या लक था, क्या था? बिकॉज यू वर वंडरफुल इन दैट थैंक यू रोल। और एक आई थिंक उस वक्त दिबाकर ने शायद मेरी कोई कुछ फिल्में देखी थी, एक्चुअली फुटपाथ ही देखी थी उन्होंने। फुटपाथ से उनको लगा कि ये शायद इस कैरेक्टर में बैठ पाएगा। एंड उससे पहले मेरी कुछ फिल्में चली थी, तो ऑब्वियसली उनको लगा कि एक अच्छा एडिशन होगा फिल्म में। और मैं दिबाकर के साथ काम करना चाहता था, क्योंकि उससे पहले मैंने हौसला देखा था और मैंने बड़ी चाहत थी कि मैं दिबाकर के साथ काम करूं। बट वो कैरेक्टर ऐसा था कि वो दूर दूर तक कहीं मुझसे मिलता जुलता नहीं था। आई मीन द एंटायर कॉन्स्ट्रक्ट द कैरेक्टर, द स्टोरी। जगन, नाम भूल गया था। जगन। हाँ, जगन। बट वो बहुत अच्छा प्रोसेस था, बिकॉज टू गेट इन द कैरेक्टर पहली बार मैंने कभी थिएटर वर्कशॉप्स नहीं की थी, जो दिबाकर ने करवाई। बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था उस फिल्म पे काम करना। एंड लोगों ने बहुत तारीफ तो की उस कैरेक्टर की, लेकिन एक साइड थी इंडस्ट्री की जो नाखुश थी उस चीज़ से, क्योंकि उसके साथ साथ मैं ऐसी फिल्में कर रहा था जैसे मर्डर 2, डर्टी पिक्चर, वंस अपॉन अ टाइम मुंबई, राज, जन्नत, कमर्शियल बॉक्स ऑफिस सक्सेसेस थी। और कुछ लोग बोले थे यार ये तो इट्स सुसाइड, आप इस किस्म का कैरेक्टर क्यों प्ले कर रहे हैं? नॉन हीरो टाइप कैरेक्टर है, इसमें तो कोई हीरोइज्म नहीं है। ऐसे आपने जिस किस्म का मेकअप है, वेट बढ़ा दिया है। हीरोज़ तो इस किस्म के कैरेक्टर्स प्ले नहीं करते हैं। बट मुझे करना था, बिकॉज मुझे वो परफॉर्मेंस के बारे में कुछ सीखना था, दिबाकर से कुछ सीखना था। क्या सीखा, क्या, हाउ वाज इट? इट वॉज फैंटास्टिक, इट वॉज अनलाइक एनीथिंग आई हैड डन बिफोर। क्योंकि जनरली हमारे इंडस्ट्री में ना आपको बस स्क्रिप्ट दी जाती है, कुछ डिस्कशंस होते हैं और फिर आप सेट पे पहुंच जाते हो काम करने के लिए। बट इसमें बाकायदा हमारे थिएटर वर्कशॉप्स हुए 1 हफ्ते तक। फिर उसके बाद वर्कशॉप्स हुए जब हम लातूर गए शूटिंग करने के लिए। वहाँ पर भी हम बार बार सीन्स को रिफाइन कर रहे थे। कभी मैंने उस किस्म का प्रोसेस नहीं देखा था किसी भी फिल्म में, क्योंकि कमर्शियल फिल्मों में जनरली प्रोसेस बहुत लिमिटेड होता है। यू आर प्लेइंग द हीरो, ज़्यादा उसके कुछ डिमेंशंस नहीं होते हैं।
बट वो एक दिबाकर का एक प्रोसेस है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने फुटपाथ देखी, मर्डर भी देखी थी उन्होंने? देखी होगी, बट उन्होंने एक्चुअली कहा कि आई फिट द कैरेक्टर क्योंकि उन्होंने फुटपाथ देखी थी। तो मर्डर एक बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट है पॉपुलर कल्चर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और सिनेमा के भी। जी, व्हेन यू गाइस वर शूटिंग तब कुछ इल्हाम था कि ये कुछ बहुत अच्छी बन पड़ी, क्योंकि सिनेमा तो आप लोग भी कंज्यूम करते हैं जो बनाते हैं। नहीं ये तो बात फिक्स नहीं रहती है कि आपको पता नहीं कि इसका रिसेप्शन किस तरह आपको मिलेगा बस। और मैं बहुत छोटा था, तो मेरी सेकंड फिल्म थी, जो मुझे दिया जा रहा था वो ठीक तरह से मैं करने की कोशिश कर रहा था, मेहनत कर रहा था उस चीज़ में। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस फिल्म का रिसेप्शन क्या होगा। मुझे इतना भी पता नहीं था कि पब्लिक परसेप्शन इस तरह इस फिल्म पे को फेवर करेगा। इतनी बोल्ड फिल्म पहली बार हम ऑडियंस के सामने पेश करने वाले थे। ये कभी सोचा नहीं था मैंने कि उनका रिसेप्शन कैसा होगा। हम बस काम कर रहे थे। और फिर अल्टीमेटली जब फिल्म रिलीज़ हुई तो पता चला कि यार दिस इज़ क्वाइट अ क्रेज़। जब फिल्म रिलीज़ हुई, बिग म्यूजिकल हिट, बिग म्यूजिकल हिट, ह्यूज क्रेज़ फॉर द फिल्म। काफ़ी हफ्तों तक, तभी तो जनरली सिंगल स्क्रीन्स हुआ करते थे, इतने मल्टीप्लेक्सेस थे नहीं। सो पैक्ड सिंगल स्क्रीन्स अक्रॉस द कंट्री। This was 2000? 2004 एक साल फुटपाथ के बाद। Yeah, I remember I took admission in my university that year. अच्छा, तो उसके गाने, तब हम लोग दिल्ली आए तो एफएम यहाँ पे होते थे, हम लोग यहाँ से आए थे, वहाँ तो एफएम होते नहीं थे जी, तो लूप में गाने, हाँ, लूप में जी, गाने, जी। लूप में गाने। भीगे होठ, कहो ना कहो, बहुत ही अच्छे ट्रैक। Do you find it bit irritating now that everybody is talking about murder in all your interviews? You're done with नहीं it. वो क्योंकि वो फिर से एक रीयूनियन हो गया था ना मलिका के साथ, तो इसलिए एक साथ सब लोग फिर से वो चीज़ चर्चा में आ गई है। हमारा रियूनियन कुछ 20 साल के बाद हुआ है, मैं उनसे मिला नहीं हूँ। और क्या किसी पार्टी वार्टी में कहीं कोई ऐसे नहीं टकराया? नहीं, मैं जनरली फिल्म पार्टीज में जाता भी नहीं हूँ, और ना ही आई डोंट थिंक मलिका भी जाती है। वो तो आई थिंक अमेरिका शिफ्ट हो गई थी, तो मुलाकात नहीं हुई। और मीडिया में कुछ चीज़ें कही गई थी। किस तरह की? ऐसे ही means थोड़ा बचपना था, थोड़ी कुछ Kissing the snake was better than kissing Imran Hashmi. all that, yeah. I know मैंने भी कुछ कहा था, मैं भूल गया मैं मीडिया में मैंने क्या कहा, बट आई थिंक वो थोड़ी इमेच्योरिटी भी थी। वी वेरी यंग, इम्पल्सिव थे हम, और फिर उसके बाद हम मिले नहीं। इमरान, मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स को ये बताएं, उनको स्क्रीन पे देख के ऐसा लगता है कि यार एक्टर्स को तो बड़ा मज़ा आता होगा, इंटीमेट सीन करते हैं, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि वहाँ कितनी लाइट, कितने लोग एंड हाउ डिफिकल्ट। थोड़ा सा इंटीमेट सीन्स के शूट करने का जो मर्डर से एक सिलसिला शुरू हुआ और एक काफ़ी फिल्मों में वो एक फार्मूला रहा। नहीं, जैसा आपने कहा टेक्निकल है, इट्स अ कंप्लीट टेक्निकल एस्पेक्ट, और एक लिमिटेड क्रू पे आप शूट करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कोई मज़े वाली बात है नहीं। बिल्कुल। आप जिस तरह कोई भी सीन शूट करते हैं, कोई भी इमोशनल सीन या ड्रामेटिक सीन, कैमरा एंगल्स हैं, आपको लाइट लेना है, फिर आपको वो चीज़ पोर्ट्रे करनी है ऑन स्क्रीन। नर्वसनेस थोड़ी ज़्यादा होती है नहीं, इनिशियली? नर्वसनेस नहीं थी कभी भी, इन सीन्स में नर्वसनेस नहीं थी, कभी नहीं थी नर्वसनेस। बट आई थिंक जनरली जो एक परसेप्शन हमारे ऑडियंस का भी है, इट्स वेरी रिजर्व्ड कल्चर। इससे पहले उन्होंने ये देखा नहीं था, तो ये डाइजेस्ट करना भी बहुत मुश्किल था। अच्छा, ऐसे हिंदी फिल्मों में तो खास हिंदी तौर पे फिल्मों नहीं में देखा इस तरह के सीन्स कैसे होते हैं, और अनफेथफुल देखी थी पर मर्डर हाँ जी, तो ये कैसा हो सकता है। और ये तो हमारे बहुत सारे लोगों ने कहा था ये थोड़ा हमारे कल्चरल फैब्रिक को रूइन कर रही है फिल्में, बैकलैश भी आया था, भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। बट ऑडियंस ने अपना डिसीजन दे दिया, तो और जनता जनार्दन है। अल्टीमेटली हम उनके लिए फिल्म बनाते हैं जी, क्रिटिक्स के लिए नहीं बनाते हैं। तो क्रिटिक्स ने भले ही फिल्म को बैश किया हो, बट ऑडियंस इज किंग। एंड बट कमिंग टू योर क्वेश्चन, इट्स नॉट अ फन थिंग, इट्स लाइक शूटिंग एनी अदर सीन। जैसे कुछ ऐसा कोई एपिक चीज़ होती नहीं है सेंशुअल या रोमांटिक या इंटीमेट सीन्स में। पर आपकी गर्लफ्रेंड ने तो खून निकाल दिया था आपकी बाहों से। खून निकाल लिया था जी। क्या हुआ था? क्योंकि प्रॉब्लम ये हुआ था कि मैंने कहा नहीं था किस टोनैलिटी की फिल्म है, क्योंकि अगर मैं कहता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता। क्या प्रॉब्लम हो जाता? आई थिंक जिस तरह मैंने कहा कि ये परसेप्शन कभी तो इतनी मुश्किल से 3 साल में मानी। हाँ, और
अभी नया नया मुझे काम मिला है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, बोला कि अल्टीमेटली तो मैं कहूँगा, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर वो बहुत स्ट्रेस होगा उनको, तो मुझे भी बहुत सुनना होगा कि क्यों कर रहे हो ये वो। तो मैंने ऐसा कहा होता है कि कि जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं इंटीमेट सीन, तो उनके फैमिली मेंबर्स कैसे मतलब उनको वो नहीं होता यार इट्स पार्ट ऑफ देयर जॉब। अभी तो एक एक्सेप्टेबिलिटी है, तभी शायद थोड़ी सी चीज़ वो झिझक थी, बट आई थिंक माई फैमिली बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। अनयूजुअल सिचुएशन था मेरे लिए ये इमेज जो मुझे एक तरह से स्क्रीन पे मिल गई है। मिल गई, तो एक बहुत ही अनयूजुअल इमरान हाशमी है, हॉट सीन तो होगा ही। या वो एक परसेप्शन था, और क्या ना कि समटाइम्स इट ब्लीड्स इनटू योर पर्सोना। लोगों को लगता है कि शायद ऐसा ही होगा, असल में भी ऐसा ही होगा, ऑफ स्क्रीन ऐसा ही होगा। मैंने बहुत सारे ग्रे शेड्स प्ले किए थे कैरेक्टर्स, तो लोगों को लगने लगता है वैसा। सो दैट वाज इट। और दादी की क्या रिएक्शन थी सीइंग यू ऑन स्क्रीन? शॉक्ड, उनको भी पता नहीं था हम क्या बना रहे हैं। ट्रायल शो में बस उन्होंने कहा ये कुछ वैसे रिएक्शन वैसा नहीं था, बट मुझे पता है कि सब शॉक थे। शॉक इन अ गुड वे और इस तरह नो शॉक्ड इन अ शॉक्ड वे। अच्छा, आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड वे और अ बैड वे, बट शॉक्ड। ये हम ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हिंदी फिल्म में जो बात कही होगी भट्ट साहब से कही होगी, मुझसे नहीं कही, बट दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग। इससे पहले उन्होंने एक बहुत ही परफॉर्मेंस ड्रिवन ऐसे एक फुटपाथ फिल्म देखी थी, इसमें इंटीमेट सीन्स, मेरा पोता इस किस्म के इंटीमेट सीन्स करेगा, ये कभी सोचा नहीं था। तो जो बात जाहिर की वो भट्ट साहब से की होगी, मुझसे और नहीं। वैसे भी जमाना कितना बदल गया उनकी आंखों के सामने जब वो 30s में फिल्में कर रही थी। या चाहोगा कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया। फिर ऐसा हुआ क्या कि आपके पास उसी इकोसिस्टम वाले रोल आ रहे थे लगातार? जी, वो तो हमारी इंडस्ट्री का एक पैटर्न है। जो चीज़ चले उस चीज़ को निचोड़ के इस तरह खींच दो कि उसमें अगर आपको मुनाफा दिख रहा है, ऑडियंस भी उस चीज़ को एंडोर्स कर रही है, तो प्रोड्यूसर्स भी सोचेंगे अच्छा ये तो इसका मार्केट है, कैश काउ, इस चीज़ के कैश काउ, तो इसको निचोड़ लो। वो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, उस चीज़ को स्टेपल रखो फिल्म में, और भले ही कहानियाँ अलग हों, वेरिएशंस हों, लेकिन वो कैरेक्टर में कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो ऑडियंस आइडेंटिफाई कर रही है उस एक्टर के साथ। सो अभी जब थोड़ी देर पहले बात हो रही थी शंघाई की, उस सेट की हीरो टाइप नहीं है, पर आपके जो हीरो वाले सारे रोल थे उनमें भी ग्रे शेड है, कोई ऐसे ऑल इन ऑल जी ब्लैक एंड वाइट नहीं है। तो वो कभी हिचक रही मन में कि यार मैं इसी तरह की चीज़ें कर रहा हूँ? बहुत नहीं, नहीं, मैंने कभी ये सोचा आने नहीं दो। है। आने दो, और मुझे ये जो मिल रहा है, ऑडियंस मुझे इस चीज़ के लिए पसंद कर रही है, इसको एंडोर्स कर रही है, और मुझे कुछ प्रीसेट नोशन नहीं था कि मुझे टिपिकल राइटियस हीरोज़ प्ले करने हैं। पहले से मुझे पता था कि मेरी जो पर्सनैलिटी है, जो शक्ल भी है, वो टिपिकल, और मेरी ग्रैंडमदर भी कहती थी कि तुम शायद कन्वेंशनल हीरो नहीं लगते हो, ना तुम्हें डांस करना आता है, ठीक है, और ना तुम कन्वेंशनल हीरो दिखते हो, तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, मुझे लगा। और ये एक तरह से आउट ऑफ द बॉक्स ही था मेरे लिए, ये ट्रेडिशनल हीरो तो था नहीं। तो वहाँ से कुछ नए चीज़ की जो एक तरह जन्म हुआ हीरो का, भले ही ग्रे शेड्स के साथ लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा कि ठीक है, लेट्स गो ऑन दिस जर्नी, अलग सही, मगर मुझे तो इसमें फ़ायदा दिख रहा है। ग्रे रोल कर रहे थे, फिर भट्ट साहब को वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में शोएब के रोल से क्या दिक्कत थी? वो कह रहे थे कि जो कैरेक्टर है वो अगर आप करोगे तो आपका करियर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम से इंस्पायर्ड जी कैरेक्टर है। जी, तो उनको कुछ चीज़ें स्क्रिप्ट में जो थी, जो उन्होंने सुनी थी, शायद मिलन ने उनको कुछ नरेट भी किया था, उनको कुछ रेजर्वेशंस थी कैरेक्टर को लेकर, और उनको लगा कि ये तो एक ऐसा इरिडीमेबल कैरेक्टर है जिससे अगर आप एक बार ये प्ले कर लिया तो आप हमारी फिल्मों में जो ऑल्दो ग्रे शेड्स हैं उसमें तो रिडेम्पशन होता है, लेकिन उसमें ऑडियंस का परसेप्शन आपका ओवरनाइट बदल जाएगा। उनको लगा
लेकिन फिर जब फिल्म बहुत बड़ी सक्सेस हुई तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी, उन्होंने मिलन को फ़ोन भी किया। आई वाज रॉन्ग, आई वाज वेरी रॉन्ग, क्योंकि जिस तरह आपने कैरेक्टर को कंस्ट्रक्ट किया है और जिस तरह फिल्म बनी है, मैं कुछ और इमेजिन कर रहा था। मैं एक बहुत ही डार्क फिल्म इमेजिन कर रहा था, आपने उसमें एक एंटरटेनमेंट क्वेश्चन डाल दिया है जो एक बहुत इट्स नॉट योर रेगुलर एंड इट वाज वेरी Don डिफरेंट Cop फिल्म film. फॉर इट्स टाइम, क्योंकि वो जो एंड का भी एक सीन था जहाँ पे वो बैठा है कुर्सी पे और वो एक जिप शॉट जाता है ऊपर, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ थी, क्योंकि हीरो मर जाता है और ये ऑन द फॉरे आ जाता है, वो अपने एक शहर पे राज करने लगता है, तो वो बहुत डिफरेंट था। अजय डाइज एंड दिस इज कैरेक्टर दैट कम्स इन द एंड, और वो एंटी हीरो ही था। तो क्या ये फिल्म उसकी वजह से ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी? मगर ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया उसे, वो एंडिंग को भी। लाइक तो भट्ट साहब हैड अ प्रॉब्लम विद द एंडिंग ऑल्सो। उनको एंडिंग से बड़ा वो बहुत डर था कि वो एंड में वो एंटी हीरो रह जाता है, हीरो मर जाता है, तो ये तो फिल्म कभी नहीं चलेगी। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में रिस्क ही चलता है। अगर आप कुछ रिस्की चीज़ करोगे, फॉर्मूलिक चीज़ें नहीं चलती हमारे इंडस्ट्री में, कभी कभार चलेंगी मगर रिस्की चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। आपने कहा कि भट्ट साहब ने मिलन को फ़ोन करके बोला कि आई वाज रॉन्ग। आप लोगों ने कभी एक दूसरे को इस तरह की बात की? क्योंकि बीच में बहुत मीडिया रिपोर्ट्स आई, आप बाहर की फिल्में कर रहे तो उन्होंने कहा कि नहीं, विशेष फिल्म्स हैज़ फर्स्ट राइट ऑन हिम, इस तरह की टिप हुई, और पब्लिक में इसका मतलब अंदर खाने बहुत कुछ हो चुका था। आई थिंक वाज अनसेड थिंग, बट हो सकता है, क्योंकि उस वक्त वो मुझे ग्रूम कर रहे थे टू बिकम अ स्टार। और ऑब्वियसली अगर आप किसी को ग्रूम कर रहे हैं, अगर फिल्में बना रहे हैं, तो वो शायद कुछ एक्सपेक्टेशंस रही होंगी। मैंने कभी भट्ट साहब से ओपन कॉन्वर्सेशन मेरा रहा नहीं उनके साथ, उसके बाद की नहीं मैं कॉन्वर्सेशन की क्या आप इस चीज़ से खफा थे कि मैं बाहर की फिल्में कर रहा था। लेकिन भट्ट साहब ने कभी मुझसे ये कहा नहीं कि आप ये फिल्में मत करो या सिर्फ हमारी फिल्में करो। When is the last time you met him? भट्ट साहब से फ़ोन पे बात हुई थी 1 महीने पहले। मैं उनके घर पे गया था, कुछ 3 महीने हो गए, ऐसे ही बात करने के लिए चला गया था वहाँ पे उनके घर। How is he doing? ही इज़ डूइंग वेरी गुड। ही इज़ वेरी इंक्लाइंड नाउ टूवर्ड्स फिटनेस। हाँ, Good to जिम hear. जाते हैं, फिट हो गए हैं। और वो जो विशेष फिल्म का जो दौर था 14-15 ईयर्स तक, काफ़ी अच्छा दौर था। हम एक इतनी अच्छी सक्सेस रेट भी थी हमारी। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो फार्मूला हो गया, वो तो फिर प्रेडिक्टेबल हो गया। जी। तो अभी वो कुछ प्लान कर रहे हैं? प्लान्स तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जब एक एवेन्यू मिले फिल्म बनाने का, जब स्क्रिप्ट लिखी जाए और मुझे पसंद आए और वो भी पसंद करें, तो फिल्म शुरू होगी। अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट नहीं है। अटके हुए प्रोजेक्ट की बात हो रही है, मुझे हरामी याद आ गई। हाँ, बुसान इंटरनेशनल फेस्ट में इसको स्क्रीन किया गया था, इंडो अमेरिकन फिल्म है, ट्रेलर। कहाँ अटकी है, क्या है मामला और प्लॉट क्या आई है? डोंट बेसिक नो। आई एक्चुअली ये फिल्म, इसमें मैंने एक गेस्ट अपीयरेंस का रोल प्ले किया है। अच्छा। इट्स अ स्पेशल अपीयरेंस। मेरे कुछ 7 सीन है। सागर भाई का रोल है। एक्चुअली फिल्म इन बच्चों के बारे में है जो इट्स बेसिकली प्रोटैगनिस्ट कोई और है। इट्स अबाउट किड्स। लेकिन आई थिंक वो प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि कोविड के वक्त वो फिल्म का सेल होने वाला था, लेकिन अभी चीज़ें किक स्टार्ट हुई हैं फिर से। एक फेस्टिवल पे भी हम गए उस फिल्म को लेकर, हमारे डायरेक्टर लेके गए थे। श्याम मदिराजू। यस। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। यही चीज़ एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मेरी दूसरी फिल्म के साथ हुआ, जो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट थी, जो टाइगर्स थी, जो दानिश तानोविक के साथ। वो एक ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर थे, नो मैन्स लैंड उन्होंने डायरेक्ट किया था। उस फिल्म में भी फॉर सम रीज़न बहुत सारे हर्डल्स आए और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। हमने फिल्म शूट की थी 2012 में, जाके रिलीज़ हुई 2017 में OTT पर। थिएट्रिकल रिलीज़ उसको मिली नहीं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो थी केम इनटू प्ले। कैप्टन, अब आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ क्या? पॉलिटिकल सिचुएशन? नहीं, वो नहीं है। वो बस एक कंसेंसस था। जिस तरह स्क्रिप्ट बन रही थी, दोनों डायरेक्टर और मैं उस चीज़ से नाखुश थे। एक अलाइनमेंट नहीं थी, जहाँ तक के क्रिएटिव हम दोनों सेटिस्फाइड नहीं थे। इट वाज योर प्रोडक्शन? यस, पार्टली।
कई जगह खबर चली कि आपने स्क्रिप्ट भेजी, डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, कुछ ऐतराज थे, नहीं इज नहीं दैट ट्रू? ऐसा कुछ नहीं है। हम भेजने वाले थे, लेकिन भेजने से पहले किस लिए भेजने वाले थे? आई थिंक वी जस्ट वांटेड टू सी कि ऐसा कुछ उनके कुछ इनपुट्स हों स्क्रिप्ट को लेकर, जहाँ पे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं फिल्म में, कि उसको बेटर कर सकें, ताकि ज़्यादा रेलेवेंट बनाए हम ऑडियंस के लिए, एक एक्यूरेसी आए फिल्म में। उसके लिए भेजने वाले थे, किसी और चीज़ के लिए नहीं। बट अल्टीमेटली स्क्रिप्ट जैसी बनी, वी वर नॉट वेरी हैप्पी विद इट। आपने कई अलग अलग और नामचीन कई स्टार्स के साथ और कई एक्टर्स के साथ बड़े इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन किए हैं। मैं चाह रहा था उस पर कुछ आप हमें बताएं। जैसे आप कसूर में एडी थे, उसमें इरफान साहब भी हैं, और फिर आपने उनके साथ एक फिल्म भी की। पहला सीन एक्चुअली मेरे लाइफ का, फिल्म इंडस्ट्री का पहला सीन जो मैंने देखा है, इरफान साहब का देखा था। तो बड़ा ही हाउ वाज ही? ओह फैंटास्टिक। मैंने कभी उससे पहले ऐसा कुछ देखा नहीं था, उस किस्म की परफॉर्मेंस। मैंने ज़्यादा इरफान की परफॉर्मेंसेस देखे नहीं थे, बट जिस ईज़ के साथ उन्होंने वो सीन किया था, एक इंटेरोगेशन सीन था, मेरा पहला दिन था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, और उन्होंने जिस तरह बैठ के वो बहुत ही कूल डिमीनर में वो लाइंस कहे, आई वाज लाइक ये तो एक्टर, मैंने इस किस्म का एक्टर कभी देखा नहीं है। आई हैव नेवर सीन समवन परफॉर्म लाइक दिस। क्योंकि हमेशा होता है ना कि थोड़ा आपको करना है, वो थोड़ा सा एक्टिंग करनी है। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उस तरह लाइंस को निचोड़ लिया है, नेचुरलिस्टिक परफॉर्मेंस जिस तरह दिया है, वो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो परफॉर्म कर रहे हैं। बट फिर भी ही वॉज लुकिंग सो एंटरटेनिंग इन वॉट ही वॉज डूइंग। आई वॉज वेरी मूव्ड बाय दैट सीन। और फिर आपने एज एन एक्टर उनके साथ फिल्म की द किलर। द किलर, यस। आप थे, निशा कोठारी थी उसमें। जी जी। वो कैसा था? क्योंकि अब तो आप लोग अच्छा, नहीं अच्छा एक्सपीरियंस था। इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। हम रिहर्स एक्चुअली कर रहे थे, नोट्स एक्सचेंज कर रहे थे, हाउ वाज इट? नो, आई थिंक इट वाज जस्ट अबाउट, जैसे मैंने कहा, जनरली कमर्शियल फिल्मों में आप अपने डायलॉग सीखते हैं, वो अपना प्रेप वर्क, और इरफान हमेशा अपना प्रेप वर्क करके आता था। और फिर हम पूरी 60% तो वो टैक्सी में ही थी जी, दुबई में, तो सारे जो डायलॉग्स थे उसी चीज़ में, उस गाड़ी में थे। बट जब आप इरफान के साथ सीन कर रहे हैं तो एक अलग ही वो एक्सप्लोजिवनेस आती है सीन में, जिस तरह वो डायलॉग्स कहते हैं। और मेरे लिए भी एक सीख थी, क्योंकि उनका इतना तजुर्बा है थिएटर में या टेलीविज़न में। मैं बहुत मैं सिर्फ सीख रहा था उस वक्त। वो मेरी चौथी या 5th फिल्म थी। काफ़ी सीख रहा था उनसे। नसीर के साथ आपने काम किया शो टाइम में। उससे पहले डर्टी पिक्चर में एक सीन था। डर्टी पिक्चर में भी जी एक जी सीन जी। था। उनके साथ कैसा तजुर्बा रहा? वो फैंटास्टिक। आई थिंक इसमें कितने सीन हैं साथ में? इसमें कुछ हैं, ठीक ठाक। 4-5 सीन हैं, लेकिन इतने सीन नहीं। लेकिन डर्टी पिक्चर एक ही सीन था। और हमेशा आई थिंक इरफान साहब की तरह, आई थिंक नसीर जी के साथ भी, इट्स ऑलवेज ये एक चीज़ है, मुझे हमेशा लगता था कि एक्टिंग में आने के बाद आई शुड हैव डन थोड़ा ज़्यादा एलैबोरेट में अगर सीखता परफॉर्मेंसेस के बारे में, एक्टिंग को लेकर, इट वुड हैव बीन बेटर। लेकिन जब मैं ऐसे एक्टर्स के साथ काम करता हूँ तो मैं बहुत सारे सवाल पूछता हूँ कि उनका प्रोसेस क्या है, थिएट्रिकल, जब वो थिएटर में काम करते हैं तो वो एक्सपीरियंस क्या है। आई एम ऑलवेज फैसिनेटेड जो थिएटर एक्सपीरियंस होता है, लाइव एक्सपीरियंस क्या आपने होता देखा है नसीर का कोई प्ले? जैसे अभी पृथ्वी मैं में ओल्ड बहुत वर्ल्ड पहले, चल रहा हमें था। याद भी नहीं है, बट बहुत पहले मैं मेरी फैमिली के साथ गया था किसी प्ले में। भूल गया हूँ कौन सा प्ले था, लेकिन मैंने उनका प्ले देखा है। एंड ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट्स। सलमान खान के साथ काम करना कैसा था? बहुत अच्छा था। टाइगर और 3 किया आप? जी जी जी। कुछ हिचक थी बहुत- आपको रोल लेने नहीं से नहीं पहले? नहीं, इनिशियल थी जब मुझे डायरेक्टर ने कहा कि ये विलन का रोल है फिल्म में। मैंने मेंटली प्रिपेयर कर दिया था मैं नहीं करूँगा। बट जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, कैरेक्टर का ग्राफ सुनाया, तो मनीष ने मैंने- डायरेक्ट की थी? मनीष ने उसने? डायरेक्ट हाँ, की थी मनीष जी। जब आतिश का कैरेक्टर मैंने सुना तो मुझे लगा कि यार इसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक यूनिडायमेंशनल विलन नहीं है। इट्स मोर ऑफ एन एंटी हीरो। इसकी आइडियोलॉजी मिलती जुलती नहीं है हीरो से। इतना बुरा आदमी नहीं है, हाँ शायद परसीवेबली आपके स्टोरी नैरेटिव में इस तरह आपके सामने पेश आए, लेकिन ये अपने नैरेटिव का हीरो है। वो अपने खुद का एक एजेंडा है, अपना conviction उसका है। कन्विक्शन है। तो ये यूनिडायमेंशनल एंटी हीरो है ये, तो इसलिए मैंने हाँ कर दिया उस रोल के लिए। आप हाँ ना करते हैं, स्क्रिप्ट पे ज़्यादा फोकस रहता है, प्रोडक्शन हाउस पे, को एक्टर्स पे, हाउ डज इट वर्क? आई थिंक एक गट इंस्टिंक्ट है। जब आप एक स्क्रिप्ट सुनते हैं तो फर्स्ट चीज़ तो ऑफकोर्स स्क्रिप्ट और कैरेक्टर होती है,
शुरुआती तौर पे इंडस्ट्री में तो सिर्फ वही हुआ करता था, स्क्रिप्ट या दिस। आहिस्ता आहिस्ता बाद में लगने लगा कि यार प्रोडक्शन भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टर की काबिलियत भी, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्ट पे आप भले ही वो अच्छी स्क्रिप्ट हो, टेक्निकल एस्पेक्ट कभी कभी डायरेक्टर चूक जाते हैं, और ये आप कभी कह नहीं सकते हैं। जब आप डायरेक्टर आपको एक स्क्रिप्ट नरेट करता है और एक नया डायरेक्टर है, और मैंने अपने करियर में बहुत सारे नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, वो आपको एक चांस लेना पड़ता है। बट इट्स ऑलवेज एन एडेड बेनिफिट जब आपकी फिल्म में एक रेप्यूटेड प्रोडक्शन कंपनी हो और एक रेप्यूटेड डायरेक्टर हो। इज़ दिस ट्रू कि आपने एक फिल्म के लिए हाँ बोला था स्क्रिप्ट वगैरह देख के, लेकिन ऐश्वर्या राय ने फिर उस फिल्म के लिए मना कर दिया? मैंने सुना है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी ट्रूथ टू इट। वो आई थिंक वो लोगों ने बस उस चीज़ का बतंगड़ बना दिया। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ था, अगर था भी, अगर आई रियली डोंट नो, हैव टू फैक्ट चेक विद हर। कॉफ़ी विद करण के चौथे सीजन में आपका एक एपिसोड आता है और उससे खूब सारी कंट्रोवर्सीज निकलती हैं जी, जिसमें से एक यही थी कि आपसे सवाल पूछा गया कि मैं वर्ड बोल रहा हूँ, आपको क्या ध्यान आता है? सवाल पूछा गया प्लास्टिक, यू सेड ऐश्वर्या राय। जी, जी। डू यू रिग्रेट दैट? आई रिग्रेट इट, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक वो, and I keep saying this कि I have the utmost respect for everyone that I spoke about. She couldn't take the joke? I don't know. Then why do you regret it? नहीं, क्योंकि थोड़ा डिस्टेस्टफुल था इन द कॉन्टेक्स्ट। अगर आप उस शो तो से, पूरा शो ही ऐसा है, नहीं, अगर आप उस जिसमें they troll mercilessly। अगर आप उस चीज को उस शो के कॉन्टेक्स्ट से निकाल लो, जैसे हमारी जो एक हो गया है ना कि सोशल मीडिया पे अब हमेशा एक ह्यूमन क्राई रहता है, वो हर चीज़ से नाराज़ हो जाते हैं। आजकल के कल्चर में बहुत चीज़ें, बहुत लोग सेंसिटिव हो गए हैं। शो के दायरे में शायद वो जो आप गेम खेल रहे हैं, इट्स ऑल इन जेस्ट, मजाकिया चीज़ है। वो हीरोइंस को रेट करने को कहते हैं, किससे शादी करोगे, किसको छोड़ दोगे। और आहिस्ता आहिस्ता हमारे कल्चर, जिस तरह लोग हो गए हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरह चीज़ें बैश होती हैं सोशल मीडिया पर, जितना सेंसिटिव हो गए हैं, वो ऐसा रहा नहीं है। अभी करण ने भी कहा कि माई लास्ट रैपिड फायर वॉज द मोस्ट बोरिंग रैपिड फायर, वो खुद उन्होंने कहा पिछले इंटरव्यू में, बिकॉज लोग डर गए हैं। अरे वो तो आग लगा के चले जाते हैं, एक्टर्स को झेलना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि आई थिंक राइट नाउ वो इन्वायरमेंट ऐसा हो गया, आप उस किस्म के जवाब दे नहीं सकते हैं। बट मुझे बस वो हैम्पर जीतना था। और कभी आप मिले ऐश्वर्या राय से या आपने अपना पक्ष रखने की कोशिश की? मैं उनके वैन के बाहर 3 घंटे तक खड़ा रहा हूँ देखने के लिए। हम दिल दे चुके सनम के बाद बहुत बड़ा फ़ैन था मैं उनका। मोहित और मैं दोनों, मैंने उसको पकड़ के रखा था कि तू कहीं जाना मत, पैकअप। हमारा फिल्मिस्तान में ही शूटिंग चल रही थी। आप किसी और फिल्म में थे? फिल्म आई थिंक कसो की शूटिंग चल रही थी, और वहाँ पता चला कि ऐश्वर्या राय की शूटिंग चल रही थी, तो आई वॉज अ बिग फैन, स्टिल एम। You have never met her? Personally, I've never met her, no. Never had a conversation. Would you like to meet I her? would love to meet her. And I would love to apologize. If she felt bad about it. जैसे आपने कहा कि But you are clearly feeling bad about आप it. बोल रहे हैं कि शो की टोनैलिटी ऐसी है कि लोग तो इस चीज़ की एक्सेप्टिंग है, but I don't know. I'll have to meet her and ask her. I'm sorry if I offended you. Did you feel offend? कुछ आपको ऐसा लगा कि जब बिपाशा बसु ने आपकी हाइट को लेके कमेंट किया और आपके साथ फिल्म करने से मना कर दिया? नहीं। Were you offended? मैं कभी इन चीज़ों से ऑफेंड नहीं होता हूँ, ज़रा भी नहीं। मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे खुद के हाइट से, तो जो बोले वो उनकी प्रॉब्लम है। बात हुई कभी आप लोगों की उसके बारे में? उसके बाद हमने साथ में काम किया, तो मैंने अभी ऐसे ही मैंने मजाकिया बात बोल दी मीडिया में, ऐसा लगता है मेरी हाइट बढ़ गई है। अभी तो काम करने के लिए राज़ी हो गई है बिपाशा, क्योंकि पहले अगर नहीं बोला होता, अगर उन्होंने बोला था तो राज में तो काम किया था मेरे साथ, राज 3 में, तो मैंने भी एक ऐसे ही जोक मार दिया था मीडिया में। हाउ डज दिस वर्क इमरान? की कुछ एक्टर्स के साथ वो फीमेल हो सकते हैं, मेल, आपकी एक रेपो बिल्ड हो जाती है, कंफर्ट अलग रहता है। हम लोग कई डायरेक्टर्स को देखते हैं वो अपनी स्टार कास्ट को बहुत रिपीट करते हैं, जैसे रोहित शेट्टी हैं, उनको पता है कि इन एक्टर्स के साथ है। आपका कुछ ऐसा कंफर्ट जोन है कुछ एक्टर्स के साथ? बहुत सारे एक्टर्स के साथ है, और बहुत सारे रेपिटेशंस, बहुत सारे एक्टर्स के साथ मैंने रेपिटेटिव फिल्में दी हैं। कंगना हो या अजय हो, विद्या के साथ काफ़ी सारे फिल्में की हैं मैंने। बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ मैंने
लगातार 3-4 फिल्में की हैं, तो एक कंफर्ट लेवल हो जाता है, लेकिन कंफर्ट लेवल उसी बात तक सीमित है। अगर आपकी फिल्म हिट हो तो यानी कंफर्ट लेवल फिर आप और फिल्में कर सकते हैं उनके साथ। कंफर्ट लेवल हो और फिल्म फ्लॉप नहीं हो चल तो रही फिर फिल्म। आप भी कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज़ को, फिर आपका वो एक टीम ही बिखर जाती है, क्योंकि आप फिर उसके बाद कुछ वक्त के लिए काम नहीं कर सकते हैं साथ में, क्योंकि फिल्म फ्लॉप हो गई है। आप टीम बिखरने की बात कर रहे हैं, मुझे हिमेश रेशमिया याद आ रहे हैं। जी। ईमानदारी से कहूँ तो मैं कभी स्क्रीन पे कैप नहीं पहनूंगा। मैं चाहूँगा कि ऑडियंस मेरा पूरा चेहरा देखे, और रिकॉर्ड के लिए हिमेश रेशमिया के एक्टिंग करने से मुझे डर नहीं लगता। ये आपका स्टेटमेंट है। ये मैंने कहा था? जी। ये मैंने कब कहा था? आई कोट वर्बेटम, ये जब उनकी फिल्म आने वाली थी तब आपका स्टेटमेंट आया था। मुझे याद नहीं है। एवरीथिंग इज फाइन आई बिटवीन हैव यू। utmost रिस्पेक्ट फॉर हिम। आई थिंक द जो ट्रैक्स उन्होंने मुझे दिए हैं अपनी फिल्मों में, इज अ वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन। इज तो बीच में क्या हो गया था? ये आपका जुलाई 2007 का स्टेटमेंट है। नहीं, कुछ नहीं हुआ था। पता नहीं क्यों मैंने कहा था वो, या ये मिसकंस्ट्रू कभी कभी हो जाता है ना। आपको लगा है कि ये वर्बेटम नो, है? मैं वर्बेटम, हाँ, नहीं, जो आपको लगा है न्यूज़पेपर कि में छपा। लेकिन वो कभी कभी क्वेश्चनेबल चीज हो जाती है। हर चीज थोड़ी वर्बेटम होती है न्यूज़पेपर्स में। ओके, दैट्स व्हाई वी प्रेफर वीडियो मीडिया। दैट्स व्हाई वीडियो इज ग्रेट। दैट्स व्हाई वीडियो, एटलीस्ट आपके पास प्रूफ तो है। प्रूफ है, एक प्रूफ है जो लोगों को मिला नहीं, पर वो खबर बहुत चली। आप तक पहुंची क्या कि गुजरात और राजस्थान के गांवों में ये अफवाह उड़ रही थी कि झलक दिखला जा गाने से भूत आ जाते हैं? हाँ, वो तो सुना है मैंने, तभी सुना है। अब पता नहीं भूत आए This नहीं, is मैंने तो so कभी कोई strange. भूत, Of course नहीं आए होंगे। नहीं, भूत होते मैंने भी तो हैं। कोई भूत नहीं देखे। हाँ। बट पता नहीं वहाँ कभी कोई horror हमारे experience? कंट्री में बहुत सारी अफवाहें हैं, सुपरस्टिशंस हैं। भूतों में बहुत लोग विश्वास करते हैं, इसलिए राज फिल्म भी इतनी चल गई। आपको तो- कभी कोई हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है? मुझे कभी नहीं हुआ है। कोई मुझे सुपर हॉरर फिल्में बहुत पसंद है, लेकिन मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। अनफॉर्चुनेटली कभी भूत देखा नहीं मैंने। देखना चाहूँगा, अगर ऐसा कुछ हो तो देखना चाहूँगा। अगर लोगों ने देखा है तो मैं कहूँगा कि यार दिखा दो। नाइस। एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं, जब आप पाकिस्तान गए तो कैसा तजुर्बा था? गुलिस्तान बहुत अच्छा था। गुलिस्तान सिनेमा में था वो जी प्रीमियर? जी जी आवारापन जी, का? आवारापन लाहौर। और तभी उस वक्त उस दौर वो दरवाजे खुल गए थे जहाँ पे हमारी फिल्में वहाँ रिलीज होना शुरू हुई थी। पहली फिल्म थी आवारापन, पाकिस्तान में रिलीज हुई थी जी। हम लाहौर गए थे और वहाँ पे जो रिसेप्शन हमें मिला वो सो हार्टनिंग। कौन कौन गया था? भट्ट साहब, मैं, आई थिंक देयर वाज कुणाल सोनल, साथ में गए थे हम। और बहुत बहुत अच्छा रिसेप्शन था। बहुत वार्म थे एंड फैंटास्टिक हॉस्पिटैलिटी। जिस तरह उन्होंने हमारी देखभाल की, हम वहाँ पे 2 दिन कोई ठहरे जाने थे। से पहले किसी किस्म का डर, रिजर्वेशन मन में? कुछ नहीं, कुछ नहीं। यू आर क्वाइट अरेज देयर। हाँ, स्टिल एम। फिर बाद में आपकी कोई जन्नत या कोई फिल्म आई जिसमें भगदड़ भी मच गई थी, वहाँ इस तरह की खबरें भी आई? हाँ जी। वहाँ पे हिंदी फिल्मों का काफ़ी रेज है। लोग बहुत पसंद करते हैं हिंदी फिल्में एंड बहुत चाहते हैं हिंदी फिल्मों को, गानों को। हमने भी उनके आर्टिस्ट को भी अपनी फिल्मों में ब्रेक दिया था। आतिफ हो, मुस्तफ़ा हो। पर अभी वो कोलैबोरेशन रुका हुआ है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई डोंट रियली नो। आई थिंक राइट नाउ मैंने सुना है कि फवाद एक फ़िल्म कर रहे हैं, एक हिंदी फिल्म। तो मुझे पता नहीं है कि उस पर एम्बार्गो है या उठ चुका है। नहीं, ऑफिशियली तो कोई एम्बार्गो होते ही नहीं है। Yeah, but I don't know. I think right now they are working with Pakistani artists. मैं अपनी टीम को उनके सवालों के लिए बुलाऊं उससे पहले मैं हालांकि इसमें नोट्स में लिखा है कि आपकी पीआर टीम ने मना किया है, पर हमने एक जो दूसरा इमरान हाशमी देखा वो उस किताब से, और उस किताब के लिए जब आपके इंटरव्यूज़ हुए जी। उससे झलक मिली। Must have been very difficult for you? Yeah, it was extremely difficult. It was extremely difficult. 5 long years. 5 years seemed like eternity. But एक बहुत ही लंबा और बहुत ही कठिन समय था, बहुत ही मुश्किल समय था। यूएस में? 2014 से लेके ऑलमोस्ट 2019 तक। यूएस में हुआ था ऑपरेशन? कनाडा में। कनाडा में। ऑपरेशन यहाँ हुआ था, ट्रीटमेंट कनाडा में हुआ था। उस पर किताब लिखने का ख्याल मुझे नहीं आया था। मेरे एक दोस्त हैं हुसैन जैदी, उन्होंने फेमस क्राइम राइटर, फेमस क्राइम राइटर, वो एक दिन आके मुझसे मिले और कहा कि आपको एक इस चीज़ को डॉक्टर करना चाहिए बुक में,
थिंक अबाउट इट, मैं नहीं करना चाहता था. आई डोंट नो रीलिव द एक्सपीरियंस. बट फिर मुझे लगा कि यार जब मेरे साथ ये हुआ है और मैं जानता नहीं था कैंसर के बारे में इतना, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे मेरे कैंसर को लेकर. मे बी दिस विल बी सम हेल्प टू पेरेंट्स. तो कुछ इसमें कुछ इज़ दिस सम काइंड ऑफ आउटकम जहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले मेरे खुद के जर्नी से, मेरे बेटे के जर्नी से, और खुदा ना खास्ता उनके फैमिली में ऐसा कुछ हो बच्चे के साथ या उनके साथ, तो एटलीस्ट हमारी जर्नी से कुछ सीखेंगे, वो कुछ नॉलेज लेंगे. Kind of response you got for the book? Very good response. I got a lot of support from the industry, from the audience, readers से. अभी भी it's selling well. और एक कैंसर ऐसी चीज़ है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे फैब्रिक से जुड़ी हुई है, वो लाइक हार्ट डिजीज़, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो होपफुली उनको कुछ मिल रहा है उस किताब से. आ जाइए भाई. दो सवाल हैं छोटे छोटे. एक ये कि कोई ऐसा किरदार जो आपने निभाया हो जिससे निकलने में आपको बहुत तकलीफ हुई हो या बहुत समय लग गया हो. दूसरा ये कि आज Wait. Let him respond to this, then second. ओके. आई थिंक ये पहली फिल्म है फुटपाथ में, क्योंकि मैं बहुत रॉ था उस वक्त. होता है ना वो एक्टर की स्विच ऑन और स्विच ऑफ में, थोड़ा उसमें भी तजुर्बा लगता है एक. और बट उसमें उस कैरेक्टर में बहुत सारा रेज था. बहुत ही गर्म मिजाज का एक कैरेक्टर था, और मैं उस चीज़ को घर वापस लेके जाता था, बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी एबल टू स्विच ऑफ वो इंटेंस सीन्स करके, क्योंकि स्किल सेट नहीं था मेरे पास उस वक्त. तो शायद उस कैरेक्टर में, फुटपाथ के रघु के कैरेक्टर में. दूसरा ये कि आजकल इन दिनों आप क्या देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल सिनेमा में, कुछ भी जो अभी देखा हो या देख रहे हैं. मैंने एक शो शुरू किया है, बेर. वो एक इंटरेस्टिंग शो है. मैं ज़्यादा कुछ नहीं देखा है, लोगों ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस किए हैं उस शो की, तो मैंने वो देख रहा था. काफ़ी चर्चा हो रही है. हाँ. मैंने फिल्में देखता हूँ. मैं अगर फिल्में आती हैं ऑनलाइन, फिर मैं फॉल गाय देखा है, वो देखी मैंने. देखता रहता हूँ शोज़. जैसे माय सबसे जो फेवरेट शो रहा है वो ब्रेकिंग बैड. उसके मैंने 3 रीरन्स देखे हैं ब्रेकिंग बैड के. ऑन्टोराज, पता नहीं अगर किसी ने ऑन्टोराज देखा होगा, वो पुराना शो है, वो देखा था. सो या क्रुक्स एक दूसरा शो है जो बहुत अच्छा है, क्रुक्स. सो या हाय. मेरा सवाल ये था कि यूजुअली जो हमारी मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्में रही है ना, उनका हीरो खास तौर पे मोरालिटी वाले स्पेक्ट्रम में रहा है कि अच्छा आदमी, गुड गाय, हीरोइन को बचाएगा, विलन से लड़ेगा, फिर आपकी एंट्री होती है. तो आपने वो मोरालिटी वाला जो एनवेलप है ना, उसको फाड़ दिया एक तरह से, कि पूरी तरह से ऐसा आदमी है कि जो अच्छा आदमी नहीं है. वो आपकी शुरुआती फिल्मों के चलने की वजह थी, या फिर हम एज अ सोसाइटी इतने सेक्सुअली रिप्रेस्ड हैं? आपको क्या लगता है कि मर्डर और ये सब What worked? I think it's the latter also. The Sexually repressed. A little bit of that. Sexuality हमेशा हमारे सोसाइटी में लोग ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है उस चीज़ के बारे में बात करने में. तो वो एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पे वो सिनेमा में दिखाई जा रही थी, एक नयापन था उसमें, और लोगों को बहुत एक्साइट कर रहा था उस वक्त. मोरालिटी की जहाँ तक के मैं चाहता हूँ, मैं जिस तरह के कैरेक्टर्स भी प्ले करता हूँ, आई थिंक वी ऑल हमारे लाइफ में वी लिव इन एरियाज ऑफ ग्रे. आई डोंट थिंक कोई ब्लैक और वाइट होता है. तो इससे पहले जो राइटियस हीरोज़ हुआ करते थे, आई थिंक दैट वाज, वो चल रहे थे स्क्रीन पर, लेकिन लोगों ने कभी ये कॉन्स्ट्रक्ट नहीं देखा था कैरेक्टर का, जो शायद इमोरल, अनएथिकल चीज़ें कर रहा है, लेकिन उसके कई इंटेंशंस, उसका कहीं ना कहीं दिल साफ है, वो अपनी गलत राह पे चल चुका है, क्योंकि उसके ही इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट. और कहीं मेरी फिल्मों में एक रिडेम्पशन का एंगल भी था जो लोगों को बहुत पसंद आया. मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जो आशिक बनाया आपने वाला गाना है, उससे पहले आपने खाया क्या था? क्या खा के मैंने शूट च्युइंगम किया? खाया था उससे पहले. मतलब बस च्युइंगम खाया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वो वो एक ऐसा प्रोफेशनल हैजर्ड है, आप च्युइंगम खाना पड़ता है उससे पहले. मतलब वो ऐसा गाना था जिसको छिपा के देखना पड़ता था. उस जमाने में पापा लोग आ जाते तो चैनल बदलना पड़ता था. वो उसकी शूटिंग कैसे चैनल क्यों बदले? हो सकता है पापा को देखना हो, तुम चले जाते हो दूसरे कमरे में. हो सकता है. तो आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यही है कि उसकी जो फिल्म की शूटिंग हुई वो
कैसे कहाँ हो रही थी और इंटीमेट सीन्स के बारे में आप जानना चाहते हो? स्पेसिफिक सीन की बात कर रहे हैं या- स्पेसिफिक सीन की बात कर रहा हूँ। देखिए मैंने उस वक्त उसको इतना थॉट नहीं दिया था। डायरेक्टर ने कहा कि ऐसा सीन शूट करना है तो हमने शूट कर लिया। अगर इतना मैं उस पर एम्फसाइज करता या वो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती तो शायद मैं करता भी नहीं, बट काम दिया जाता है, हम एक्टर्स हैं, प्रोफेशनल हैं, बस कर लिया। दर्शकों को ज्यादा मौज आती है, एक्टर्स को उतनी नहीं आती नहीं सीन में। आती, टू बी रियली ऑनेस्ट। और क्या क्या छुप के देखते हो? नमस्कार इमरान सर, आप हम जैसे फादर्स जो जिनका बच्चा कैंसर से जूझ रहा है जी। उनके लिए एक रोल मॉडल है। मेरा सवाल ये है कि जो जो फॉलो अप पीरियड होता है जी। सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद, वो किस हिम्मत से आदमी गुजारे कि मतलब हाँ अब सब कुछ ठीक होगा। मतलब शायद मैं शब्द नहीं ले पा रहा हूँ, बट वो एक इंतज़ार कि अब लौट के कुछ नहीं आएगा, सब कुछ ठीक होगा, उस दौर से। नहीं, वो एक डेफिनेटली किसी भी पेरेंट के लिए पहले तो एक बहुत ही शैटरिंग चीज़ है जब आप ये ख़बर सुनते हैं कि आपके बच्चे को कैंसर है। एक कोई इस चीज़ के लिए कोई कभी रेडी नहीं हो सकता है। और अगर लोग जानते नहीं है कि एक ट्रीटमेंट के बाद एक रिमिशन फेज़ होता है, तो लड़ाई चलती रहती है। अगर आपका ट्रीटमेंट भी ख़त्म हो जाए तो आपको हर 3 महीने, एटलीस्ट मेरे बेटे के साथ ये था कि हर 3 महीने हमें टेस्ट कराने थे कि खुदा ना खास्ता ये चीज़ फिर से ना आ जाए, क्योंकि एक रिलैप्स का एक डर रहता है। बट एक ख़ास बात यही कहूँ कि बच्चों को लेकर जो परसेंटेज सक्सेस रेट्स हैं वो बच्चों की इतनी हाई है, उनकी जो सेल रीजनरेशन की जो रेट होती है अडल्ट से ज़्यादा, तो इसमें आई डोंट थिंक, जनरली मैं यही कहूँगा एज अ पेरेंट कि इसमें कोई डर की बात नहीं है। अगर आपने कैंसर को एक ऐसे स्टेज पे पकड़ा है और आपने जो ट्रीटमेंट दिया है वो डॉक्टर्स ने कहा है कि इट्स बिन सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के दौरान, बहुत रेयरली वो चीज़ आएगी रिलैप्स में। हम डरे हुए थे टू बी ऑनेस्ट। 9 महीने का ट्रीटमेंट था, 2015 में वो चीज़ ख़त्म हुई। 2015 से लेकर 2019 तक हर महीने हम जाते थे और एक सोनोग्राफी करवाते थे किडनी का, और दुआ करते थे कि ये दूसरी किडनी पे नहीं आ जाए। बट ऊपर वाले का कर्म है कि सब ठीक हो गया। हाय। जी। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि अभी जब हम लोग करियर डिसाइड कर रहे होते हैं तो बहुत लोग अभी भी सोचते हैं कि एक्टर बनेंगे, मुंबई जाएंगे, तो मतलब एट द बैक ऑफ द माइंड सबको ऐसा लगता है कि जाके सीधे शाहरुख खान, सलमान का मतलब एक्टर्स बन जाएंगे। तो मतलब एट द बैक ऑफ द माइंड, मतलब एज एन एक्टर आपको क्या लगता है, मतलब क्या दिमाग में लेकर पहले से चलना चाहिए कि मतलब ऐसे हिट ही तो नहीं कर जाएंगे? आई थिंक ये तो पहले सबसे रॉन्ग अप्रोच है कि हमें शाहरुख खान बनना चाहिए या सलमान खान बनना चाहिए, क्योंकि वहीं पे आपकी आइडेंटिटी छिन जाती है। अगर आपको कुछ करना है हमारी इंडस्ट्री में तो पहले इस इंडस्ट्री के ग्लिट्स और ग्लैमर उस पर आप एम्फेसिस मत डालिए। एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर अपने क्राफ्ट को होन कीजिए, उस पर काम कीजिए। मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारी नेपोटिज्म की चीज़ें लोग कहते हैं कि हाँ मुझे तो एंट्री पॉइंट शायद आसानी से मिली होगी। छोटे छोटे शहरों से जब लोग आते हैं उनके लिए बहुत मुश्किलें मैंने देखा है कि उनको झेलना पड़ता है, शायद मैं समझ भी नहीं पाऊँगा। बट आई थिंक यहाँ इम्पॉसिबल चीज़ कुछ नहीं है। जिस तरह SRK ने भी यहाँ अपना मकाम पाया है, वो बाहर से, दिल्ली से आए थे, एंड ही इज़ बिकम सक्सेसफुल, द मोस्ट सक्सेसफुल स्टार द कंट्री हैज़ सीन। तो वही है, आप मेहनत करते रहिए। शायद वो एंट्री पॉइंट आपको आसानी से नहीं मिले, लेकिन आपको अगर आप डटे रहें तो आपको डेफिनेटली ब्रेक मिलेगा और आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होंगे। आप इनको रिस्पॉन्ड कर रहे थे, आपकी शायद शुरुआती डबिंग थी जिसमें उसने कहा था बच्चन की तरह डब करो। जी। क्या हुआ था? मैंने अपनी पहली फिल्म के लिए डब नहीं किया, और विक्रम की आवाज़ थी? विक्रम की आवाज़ थी, और हमारे एक असिस्टेंट ने कहा था कि ज़रा बच्चन साहब की आवाज़ लेके आओ। तो मुझे समझ में नहीं आई बात, क्योंकि आप किसी और को क्यों एप करेंगे? व्हाट डज इट मीन टू एप सम? आपकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है, तुम्हें मेरे वॉइस से क्या प्रॉब्लम है? तो
थोड़ी हमारे बीच तू मैं हो गई वहाँ पे डबिंग के दौरान। हाँ, ये थोड़ी तो कितनी वो होती है? बैरिटोन You लेके walked out. हाँ, या आई वॉकड आउट। अल्टीमेटली वो फिल्म फिर विक्रम ने डब की, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट भी था फिल्म के लिए, बट मुझे वो बात समझ में नहीं आई। एंड यहाँ हमारी इंडस्ट्री में ऐसा बहुत बार होता है कि आप एक्टर्स को एक मोल्ड में डालना चाहते हैं। आपको कोई बोला क्या किसी शूट में कि उसकी तरह करो, इसकी तरह करो? शायद बोला होगा, लेकिन ये एक बात रह गई कि इनकी आवाज़ की तरह डब करो, जो आई थिंक इज़ अनकॉल्ड फॉर, क्योंकि हर एक की पर्सनैलिटी होती है। बच्चन साहब इसलिए बने क्योंकि उनमें एक इंडिविजुअलिटी थी, एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी थी। वो किसी को एप नहीं कर रहे थे। आप अगर किसी को की नकल करने में वही वक्त ज़ाया कर दें तो आप एट मोस्ट एक कॉपी रह जाओगे। तो जो भी हो, आपकी आवाज़ जैसी भी हो या आपकी पर्सनैलिटी जैसी भी हो, ओन अप टू दैट, एंड ऑडियंस आपको उसके लिए चाहेगी। जी इमरान, आपकी कर्मभूमि आप किसे मानते हैं? मुंबई? जी, आपकी कर्मभूमि में हर साल इसी समय बाढ़, बारिश, सड़कें तालाब बन जाती हैं, क्या करते हैं इमरान तब? अभी तो एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ होगी बॉम्बे में। जी हाँ, इस बार भी अभी हो रहा है। न्यूज़ देखिए, सड़क तालाब बन चुकी हैं। वही हर साल रिपीट हो रही है सिस्टम। तो आप क्या करते हैं? मैं समस्या पे बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ इमरान हाशमी क्या करते हैं जब बारिश होती है, मुंबई की सड़कें जाम हो जाती हैं? मैं अगर शूटिंग है तो शूटिंग पे जल्दी पहुंच जाता हूं, अगर बारिश हो रही है तो। थैंकफुली मैं जिस रास्ते से निकलता हूं वहाँ पे मैं देखता हूं कि न्यूज़ चैनल्स पे जितनी फ्लडिंग दिखाते हैं, मैंने तो इतनी कभी फ्लडिंग देखी नहीं। हालांकि एक बार हुआ था, डिल्यूज हुआ था, बट इतनी फ्लडिंग, हाँ कुछ इलाके हैं जहाँ पे फ्लडिंग होती है, लेकिन अभी आई थिंक कुछ 5 साल में ड्रेनेज पे काम हो चुका है। आई थिंक सिचुएशन बेटर हो चुकी है, लेकिन अभी बहुत काम है। जहाँ तक कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहें, जनरली नहीं, मैं सिर्फ फ्लडिंग की बात नहीं करूँगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम बाकी है। इमरान, मैं आपके पुराने इंटरव्यूज़ देख रहा था, तो उसमें आप बता रहे हैं कि आप बॉलीवुड ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते थे। आप मतलब वर्ल्ड सिनेमा पर ज़्यादा फोकस थे या वो ज़्यादा कंज्यूम करते थे? तो आज के जो बडिंग एक्टर्स हैं, आप उनको मतलब क्या सजेशन देना चाहेंगे? 2-4 फिल्म्स आपकी। आप भी हैं क्या उनमें से? नो सर, ऐसा लग रहा है कि ये भी है। मेरे कई दोस्त हैं सर, मतलब Asking for a friend. यस, It's an old trick. आई थिंक अभी तो बहुत आसान हो गया आपका OTT, इस पे इतने सारे कैटलॉग ऑफ फिल्म्स हैं, शोज़ हैं, इतना कुछ एंटरटेनमेंट आप कंज्यूम कर सकते हैं, इंटरनेशनल फिल्म्स कंज्यूम कर सकते हैं। जब मैं इंडस्ट्री में आ रहा था तो बहुत चंद एवेन्यूज़ थे, VHS थे या DVD था, उस पर हम कंज्यूम करते थे, बट नाउ वी आर स्पॉइल्ड बाय चॉइस। तो यही कहूँगा कि सिर्फ आप इंटरनेशनल फिल्में नहीं देखें, डेफिनेटली सी हिंदी फिल्म्स, साउथ की फिल्में, रीजनल फिल्में, कटिंग एज काम कर रहे हैं वो अपनी सिनेमा में, तो सब कुछ देखिए, वो आपके एक थॉट प्रोसेस में आपको काम आएगा। आप अपने वक्त में मतलब सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किससे हुए थे? एक्टर्स से जी। अगर मैं यहाँ हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखूँ तो दिलीप साहब से। ये आपने साउथ की फिल्मों का जिक्र किया, आपकी एक फिल्म आनी है पवन कल्याण के साथ, ओजी। जी। इसमें आपका ओमी भाऊ का जी। रोल है, कब आएगी? वो अभी तो हमने प्लान किया है सितंबर। अभी प्रोड्यूसर्स उस पर अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि सबसे अच्छी डेट पर फिल्म रिलीज़ करेंगे। मुझे अभी डेफिनेट डेट पता नहीं है कब रिलीज़ करने वाले हैं, बट एक्साइटिंग फिल्म है, इंटरेस्टिंग फिल्म है। तो आप और पवन कल्याण सेट पे कभी पॉलिटिक्स की बात करते थे? अनफॉर्चुनेटली अब तक हमारे साथ के सीन्स नहीं हुए हैं जो अभी होने वाले हैं। हमने इंडिविजुअल सीन्स शूट किए हैं, लेकिन अभी वो जो टक्कर का सीन है वो शूट होना है। अच्छा, एक और प्रोजेक्ट है आपका ग्राउंड जीरो, जी, एक्सेल एंटरटेनमेंट का। जी। उसका क्या स्टेटस है? वो अभी शायद इस साल में नवंबर-दिसंबर में रिलीज होगी फिल्म जी। अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है। फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, हालांकि अभी मैं ऑफिसर बने, BSF ऑफिसर, BSF। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। गाजी बाबा का जो हुआ था सिचुएशन, उस पे है। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी जो बहुत ही अच्छी तरह से कही गई है। एक्शन है, ड्रामा है उसमें। एक खबर चली है, बाद में आपने उसको फेक भी करार दिया कि श्रीनगर में शूट कर रहे थे तो कुछ स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुई।
कहाँ से ये इसे एक वन ऑफ इंसिडेंट हुआ था. आई डोंट थिंक आप कभी उसको कह सकते हैं कि एक स्टोन पेल्टिंग क्या हुआ था? इंसिडेंट हुआ था. जहाँ तक कि मेरा मानना है, हमारी शूटिंग चल रही थी, मैं एक्चुअली निकल गया था वहाँ से. आई थिंक कहाँ, श्रीनगर में? श्रीनगर में. आई थिंक वहाँ कुछ गिर गया था बिल्डिंग से और किसी को चोट लग गई, और वो बात को इतना एम्पलीफाई किया गया था कि शूट चल रहा है लोग तो कहने किसी ने लगे पत्थर कि फेंक वहाँ पे कुछ पेल्टिंग हुआ है. ये सब चीज़ें हुई हैं. ये एक्चुअली इट्स फार फ्रॉम द ट्रूथ. ऐसा मैंने एक्चुअली मैं लास्ट टाइम में हम बारामूला में हम शूट हमने किया था, और वहाँ पे इतना सारा क्राउड था. आई थिंक दे वर वेरी शूटिंग दे वर फ्रेंडली? वेरी गुड. दे वर वेरी गुड. ऐसा कोई हमने कोई प्रॉब्लम नहीं देखा. हम 4 दिन तक वहाँ पे एक्शन सीन शूट कर रहे थे और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई हमें. एक लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि इमरान इज वर्किंग विद ऑल द लीडिंग प्रोडक्शंस, धर्मा, YRF और एक्सेल जी और रेड चिलीज. जी. सो व्हाट मतलब ये बड़ा रेयर है कि सब इतने लीडिंग 4 प्रोडक्शन हाउसेस के साथ एक एक्टर. या आई जस्ट फील ग्रेटफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है. और मैंने पिछले 4-5 साल में कुछ अच्छे एक्टर्स के साथ भी काम किया है. अमित जी हो, सलमान, अजय के साथ तो बहुत सारी फिल्में की हैं, और ये इन प्रोडक्शन के साथ भी. तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे खुद के लिए है टू काइंड ऑफ एटलीस्ट एक्सप्लोर कि वो जो प्रोडक्शन जिस किस्म की फिल्में बनाते हैं, जैसे शो टाइम भी धर्मेटिक है, उनके साथ पहले एक फिल्म कर चुका हूँ. एक अच्छी बात है जब आप एक इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन हाउस किसी फिल्म या शो से जुड़ा हो, आपको पता है कि एक क्रेडिबिलिटी होगी, उस चीज़ को एक अच्छी माउंटिंग मिलेगी. सो इट्स ग्रेट. जी. हाय इमरान, आई एम खुशी. हाय खुशी. सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि आर्यन ने भी बताया कि आपने अपने इंटरव्यूज़ में कहा था कि आप ज़्यादा बॉलीवुड फिल्में देख के नहीं बड़े हुए हैं. तो कोई ऐसी इंटरनेशनल फिल्म है जिसका कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आप जब टीनेजर थे तो आपको लगा हो कि यार ये कैरेक्टर बहुत रिलेटेबल है और मैं ये कैरेक्टर प्ले करना चाहता हूँ? जब मैं टीनेज not necessarily टीनेज इयर्स में बहुत सारे एक्टर्स से बहुत इन्फ्लुएंस रहा हूँ. ऐसा नहीं कि मैं हिंदी फिल्म्स भी देखा करता था. बच्चन साहब से बड़ा इन्फ्लुएंस था मैं, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, एंड हॉलीवुड में माइकल जे फॉक्स, डिकैप्रियो, जैक निकल्सन, इनसे बड़ा इन्फ्लुएंस रहा हूँ मैं. उनका कोई एक कैरेक्टर अगर हो तो जो आप को लगा हो कि आई थिंक अगर आप डिकैप्रियो की बात करें, सबसे ज़्यादा मेमोरेबल कैरेक्टर एविएटर होगा. एविएटर वाज अ फैंटास्टिक कैरेक्टर. एंड माइकल जे फॉक्स इतनी सारी फिल्में की, बैक टू द फ्यूचर. हेलो सर. हाय. सर आपके कुछ फैंस आपसे नाराज़ हैं. अच्छा, क्यों? इसलिए नाराज़ हैं कि आवारापन, जन्नत और रिसेंटली अपने बार्ड ऑफ ब्लड में सीक्वल कब आएगा सर? जी. मैं भी यही सवाल पूछ रहा हूँ. नहीं, मैं समझा नहीं, मतलब नाराज किस बात से हैं कि सीक्वल नहीं आया है. किसका? इसका, जन्नत का और इन सब का? हाँ, आना चाहिए ना सर. जन्नत का सीक्वल आ चुका है. बस वो चाहते हैं अब कि वो नाराज हैं कि फैन फॉलो नहीं कर रहा ठीक से. अभी जन्नत 3 आए, तो उसके लिए मैं भी वेट कर रहा हूँ. सर बार्ड ऑफ ब्लड 2 के लिए मैं भी वेट कर रहा हूँ. बातें चल रही हैं, लेकिन हम एक स्क्रिप्ट पे, देखिए मैं इसमें मेरा थॉट प्रोसेस है, अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी ना, तो वो जो फैंस नाराज़ हैं, अगर ऐसे ही जल्दबाजी में हमने उनको एक फ़िल्म दे दी सिर्फ सीक्वल के नाम पे, तो और भी हमारी बैंड बजेगी और भी नाराज़ हो जाएंगे वो. तो काम कर रहे हैं उस चीज़ पे, होपफुली इन द नियर फ्यूचर. बार्ड ऑफ ब्लड मैं चाहता था कि 2nd सीज़न आए, लेकिन कोविड के साथ और दूसरे स्क्रिप्ट को क्रैक करने में 2nd सीज़न मैं अभी कहूँ कि किसी से कहा नहीं, सैंक्शन हो गया था, बट स्क्रिप्ट क्रैक नहीं कर पाए हम. बट इट्स अ गुड डिस्कवरी दैट यू आर अ फैन. हेलो सर, आपने बहुत आसानी से इस बात का जवाब दे दिया कि आप किताब लिखने के लिए मान गए, जो जिस जर्नी को आपने फॉलो किया था कैंसर के साथ. मेरी माँ को भी कैंसर था और अब वो एकदम ठीक हैं और अपनी नौकरी दोबारा कर रही हैं एज अ टीचर. पर मैं उन्हें मना नहीं पाता कि वो अपनी जर्नी के बारे में कुछ लिखे हैं. और तो मुझे छोटे छोटे सवाल थे कि आप जब लिख रहे थे अपनी किताब, तो एक तो आप कैसे मान गए, अगर उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से बता सकें. और जब आप लिख रहे थे तो आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्रॉब्लम में थे कि हम नहीं चाहते उस जर्नी को दोबारा फेस करना, याद करना,
और मैं कैसे मनाऊँ अपनी माँ को कि वो मान जाए जैसे आप मान गए। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन का मैं उसको एड्रेस करूँगा, यही कहूँगा कि हाँ एक बहुत ही पेनफुल चीज़ है उस चीज़ को फिर से रिलिव करना जो मैं नहीं करना चाहता था। वो जो 1 साल बीता था मैं फिर से उस चीज़ को पेन नहीं करना चाहता था, क्योंकि फिर से आप वो फ्लड ऑफ मेमोरीज आती हैं और फिर से आप उस चीज़ में बह जाते हैं। बट अगर आपको एक लार्जर गुड के लिए कुछ चीज़ें करनी है तो इट्स वर्थ इट। और मैं यही कहूँगा कि जितना भी वो एक झिझक थी कि मैं नहीं करना चाहता था, क्योंकि बहुत ही पेनफुल चीज़ थी, करने के बाद एक थेरेपी थी मेरे लिए। क्योंकि वही तो चीज़ होती है, अगर आप जर्नल करते हैं, जैसे मैंने जर्नलिंग शुरू की है, तो वो एक अपने थॉट्स को आप जर्नल करते हैं, उस चीज़ को आप पेपर पे डालते हैं, द थॉट्स समवेयर डिमिनिश एंड द नेगेटिविटी डिमिनिशेस। तो यही कहूँगा कि वो एक मैसेज है, अगर वो करें तो एक इंस्पायरिंग कहानी होगी लोगों के लिए, जो लोग सोच रहे हैं कि कैंसर, जो बहुत लोग सोचते हैं कि कैंसर सिर्फ एक डेथ सेंटेंस है, विच इज़ फार फ्रॉम ट्रू। अगर आप पूरा होलिस्टिकली अपने ट्रीटमेंट से आपको फॉलो करें, आपकी खुराक अच्छी हो, अगर आप फिट रहें, तो आप इस डिज़ीज़ से जीत सकते हैं। हेलो इमरान। हाय। मेरा सवाल है, जहाँ पे हम लोग जब भी प्लेलिस्ट वगैरह बनाते होंगे, जब भी कुछ भी गाने अगर हम सेलेक्ट करते होंगे तो आपके गाने ज़रूर होते होंगे आपकी फिल्मोग्राफी से, तो पर्टिकुलरली आपको कौन सा गाना पसंद है आपका, जो मज़ा आया हो या जो लिरिक्स ठहर गई हो दिमाग में, ऐसा कोई गाना है क्या? आप अपने गाने सुनते हो? हाँ सुनता हूँ। कौन से? आई थिंक जैसे जन्नत हो, मर्डर 2 हो, ज़रा सी, फिर अभी मैंने किसी से अक्सर का एक बार आजा आजा, आशिक बनाया आपने, बड़ा अच्छा ट्रैक था। और फिर एक मैं हमेशा इस एक ट्रैक के बारे में कहता हूँ, जो फिल्म इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, जो दुआ शंघाई से, वो बड़ा अच्छा ट्रैक है, जिसके बहुत खूबसूरत लिरिक्स हैं उसके। तो वो एक जो बहुत भेजी थी ही दुआ वो जाके आसमां से, इतने हॉन्टिंग लिरिक्स हैं उसके। दैट आई थिंक अगर एक पिनिकल होगा मेरा वो ट्रैक का, इट वुड बी दुआ। थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम अक्षय है। जैसे वंस अपॉन अ टाइम मुंबई में, मैं ये रेफरेंस के तौर पे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई बोल रहा हूँ, तो आपका जो रोल था फिर उसके सीक्वल में किसी और ने रिप्लेस किया जी। तो ये कितना डिफ़िकल्ट होता है आपके फ़ैन ने, आपके एज अ फ़ैन सीक्वल में कोई और आ जाता है उनको देखना, और आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है ये प्रोसेस? तभी तो मुझे ज़्यादा मैंने उस चीज़ के बारे में सोचा नहीं। मैंने एक्चुअली मीडिया में जाके कह भी दिया था, आई विश द टीम ऑल द वेरी बेस्ट। यू नो फॉर मी यही है कि अगर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को लगे कि सीक्वल में जो ओरिजिनल स्टार कास्ट बैठ नहीं रही है, तो दैट्स देयर प्रेरोगेटिव, उनका डिसीजन है, क्योंकि उनका डिसीजन था कि हम पहले पार्ट में रहें। तो मैं इस चीज़ से लड़ता नहीं हूँ, इस चीज़ के बारे में सोचता नहीं हूँ, इस चीज़ को पकड़ के भी नहीं रखता हूँ कि यू नो आई ओन अ सीक्वल और मुझे इसके सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट में होना चाहिए। आई थिंक डिसिपेट्स योर एनर्जीज। हाय इमरान। हाय। हमें दोबारा रघु श्रीवास्तव कभी दिखेंगे कि नहीं? 2003 फिल्म फुटपाथ। होपफुली, लेकिन अभी तो कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं मिली है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एक ऐसा कैरेक्टर था जो इज़ वन ऑफ माई मोस्ट एंटरटेनिंग कैरेक्टर्स। जिस तरह आई थिंक आपका वो फर्स्ट मूवी था, जिस तरह लिखा गया था उसका एक मैंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस की उस पहले रोल को निभाने में, क्योंकि बहुत मुश्किल कैरेक्टर था। पहले तो पहली फिल्म में ऐसा कैरेक्टर जो यू नो ही वेयर्स हिज इमोशंस ऑन हिज स्लीव, हंसता है, रोता है, और हर चीज़ एक यू नो लार्जर देन लाइफ। बट आई वुड लव टू डू अ कैरेक्टर दैट अगेन। थैंक यू इमरान। आखिरी में ऑडियंस हमने कार्ड पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, बहुत सारे सवाल आए, सो वी हैव शॉर्टलिस्टेड 6 क्विक क्वेश्चंस। धनंजय का सवाल है, आलिया भट्ट आपकी कज़न है, उनके साथ कैसा रेपो है, फिल्मों को लेकर कोई बात होती है, मुलाकात होती है रेगुलरली? मैं एक्चुअली उनसे अभी मिला था रेस्टोरेंट में 3 हफ्ते पहले, एंड काफ़ी बातें हुई अबाउट जनरली भट्ट साहब के बारे में, अबाउट जनरल स्टफ। तो इतने हम मिलते नहीं हैं, क्योंकि यू नो इंडस्ट्री में यही है, बाय फंक्शन हम सब इतने बिजी हैं। भट्ट साहब से भी कहाँ मिला हूँ मैं अभी, 3 महीने हो गए मिल के उनको। बट कभी कभार मिलते हैं हम, और वी नॉट इन टच एवरी डे। आकिब का सवाल है कि आपने शाहरुख की रेड चिलीज़ के साथ बार्ड ऑफ ब्लड की है। बार्ड ऑफ ब्लड, या शाहरुख से पहली मुलाकात कब हुई, कैसा वाकया था, वगैरह वगैरह? SRK से एक्चुअली मेरी मुलाकात हुई थी मेरे फिल्म मर्डर के सेट पे, जहाँ वो भट्ट साहब से मिलने आए थे। तो मैं उनसे मिला नहीं था एक्चुअली, मैं अंदर शॉट देने गया था, और उन्होंने ऐसा
वेव आउट किया और ऐसा थम्स अप दिया एंड उन्होंने कुछ बोला यू आर डूइंग वेल, उन्होंने पता नहीं फुटपाथ देखी होगी या कुछ, बट आई थिंक दैट वाज वेरी इनकरेजिंग फॉर मी बिकॉज मैं एक बहुत बड़ा SRK फ़ैन हूँ एंड वो मेरी पहली मुलाकात थी उनसे। और तसल्ली की मुलाकात? उसके बाद तो जब बार्ड ऑफ ब्लड बना तो मैं उनके घर पे गया था, हमने साथ में एपिसोड्स देखे, डिस्कशंस किए शो को लेकर, बिकॉज वो प्रोड्यूस कर रहे थे तो उनके जो पॉइंट्स थे शो को लेकर दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। ये सवाल फैज़, इमरान और काशिफ तीनों ने पूछा है, एक्टिंग में आने से पहले क्या आप हाफिज़े कुरान थे? ये मैंने सुना है, ये दिस इज़ नॉट ट्रू। ये हाफिज़े कुरान क्या होता है? कि आप कुरान को बिना पढ़े आप पूरे चीज़ को आप रिसाइट कर सकते हैं, कुरान को। तो ये इन्होंने कहाँ से सवाल? ये एक्चुअली सोशल मीडिया पे काफ़ी किसी ने कहा है, इसके बारे में जिक्र किया है और फिर ये एक वायरल हो गया था। अच्छा, पर दिस इज़ नॉट ट्रू। दिस इज़ नॉट ट्रू, यस। सुमित कोठारी ने पूछा है, सुमित कोटरी, सलमान खान के साथ काम करके कैसा लगा? क्या वो सच में बहुत लेट आते हैं सेट पे? यही कहूँगा कि उनका खुद का स्केड्यूल है। बड़ा ब्यूटीफुल वे टू रिस्पॉन्ड। यही कहूँगा कि उनका खुद का टाइमिंग और स्केड्यूल है, बट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पीपल टू वर्क विद बिकॉज बहुत ही ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मी, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। हम दोस्त नहीं हैं बट एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। जब हम साथ बैठ के जब हम शूटिंग कर रहे थे, जब बातें करते हैं तो इट जस्ट फील्स लाइक टॉकिंग टू अ फ्रेंड, क्योंकि हम दोनों पले बड़े हैं। ऑल्दो ही इज लॉट सीनियर देन मी, बट वो हम दोनों बैंड्रा में रहे हैं और बैंड्रा की बहुत सारी बातें करते थे, फिटनेस के बारे में बहुत सारी बातें करते थे और इजी कॉन्वर्सेशन था। कभी कभी होता है ना कि आप कुछ लोगों के साथ आपका एक ईज होता है, तो सलमान एक ऐसे शख्स हैं जिनके साथ एक ईज है। आखिरी सवाल, ये खुशी का सवाल है, ये कोई और खुशी है? आई होप कोई ऐसा रोल जिससे ठुकराने का पछतावा हुआ हो? बहुत सारे हैं, पछतावा नहीं है लेकिन बहुत सारे मैंने जैसे? छोड़िए ना, वो फिल्म नहीं हुई, फिर क्या? एक तो बता दीजिए। एक्चुअली एक प्रोडक्शन कंपनी है जिन्होंने वो ऑफर किया था, कहा था कि बताए नहीं अगर मैंने ना कहा है इस रोल के लिए, तो मैंने ना कर दिया कि मुझे उसमें मेरिट नहीं दिखा, तो उसके बारे में बात नहीं करूँगा। आशिकी पहले मेरे पास आई थी, आशिकी 2, जिसके लिए मैंने मोहित से कहा भी कि आई एम नॉट द राइट फिट फॉर दिस, क्योंकि आशिकी ब्रांड शुड बी बिल्ट ऑन न्यू कमर्स जिनका एक पब्लिक परसेप्शन नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल आशिकी थी वो उनका परसेप्शन नहीं था, इसलिए वो फिल्म चल गई। तो मोहित ने आके मुझे स्क्रिप्ट सुनाई थी, उन्होंने कहा कि भट्ट साहब ऑल्सो एंड आई बोथ वांट यू टू डू इट। म्यूजिकली ड्रिवन फिल्म थी, रोमांटिक थिंग। आई सेड डोंट डू इट विद मी, डू इट विद समवन हु इज अननोन। You regret saying no to it? I don't regret it. I think जिनके पास, Because it was a good suggestion what you said. Yeah, but it made complete sense to me at that time. People can question it. But और वो क्वेश्चन करेंगे, रेट्रोस्पेक्ट में फिल्म चल गई, बट आई थिंक फिल्म इसलिए चली क्योंकि वो उस ब्रांड के लिए फ्रेश पैर की ज़रूरत थी। आई डोंट थिंक आई कुड ऐड वैल्यू टू दैट उस वक्त, क्योंकि मेरी एक इमेज थी। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे शो टाइम, शो के प्रमोशन के लिए अलग अलग शहरों में विचरण कर रहे इमरान हाशमी को। आपने बहुत विस्तार से बात की, इतना वक्त दिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ललन टॉप की ये बैठ के यहीं तक। पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।